तो फाइनली गाइस एक गॉड लाइक मानवा मिल चुका है। इस मानवा में हमारे एमसी के पास डीमन की पावर्स होती हैं जिससे कि वो गॉड्स को मार सकता है। बट वो गॉड्स को मारना क्यों चाहता है तो वो जानेंगे हम लोग इस सीरीज में। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में जो हमारा एमसी होता है वो हमें बताता है मेरी फैमिली पीसफुली एक वर्ल्ड में रहती थी। ऑफ कोर्स मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और वॉर ने सब कुछ खत्म कर दिया था और पल भर में सब कुछ खत्म हो चुका था और अब ह्यूमंस के केवल सिर्फ और सिर्फ निशान बचे थे। मेरी सबसे पुरानी याद है राख से ढकी रोड्स और सब जगह फैली हुई धुएं की बदबू, सभी लोगों के खाली चेहरे। लेकिन फिर भी ये सहने के लायक था क्योंकि वो लोग हमेशा स्माइल करते थे और सबको सहारा देने के लिए कंधे थे। और तब तक कि थोड़ा बहुत अच्छा था जब तक कि वो अपीयर नहीं हुए जो कि इमर्ज हुए थे ह्यूमैनिटी के डिस्पायर से और उन सबको कहते हैं गॉड्स। और फिर हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है लिटिल लैम्स हमारी पूजा करो और हम तुम्हारे मास्टर्स हैं जो कि एक नई दुनिया के लिए गाइड करेंगे। और फिर सिविलाइजेशन थी वो दोबारा से रिबिल्ड हुए गॉड्स के नाम से। और अब हमें 15 साल बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने फैमिली की पुरानी फोटो को पकड़े हुए था और उसी को देख रहा था। और हमारे एमसी के पास एक मोटा सा आदमी होता है जो कि कहता है हम लोग पहुंचने वाले हैं, उतर जाओ और मुझे फॉलो करो। और फिर जो हमारा एमसी होता है वो उसको फॉलो करने लगता है। और हमें यहाँ बताया जाता है गॉड्स ने सिविलाइजेशन को रिस्टोर किया था जिसे ह्यूमंस ने बिल्ड किया था ओवर मिलेनिया। और फिर हमारा एमसी ऊपर देखते हुए कहता है ये सिर्फ कुछ ही दिनों में हो गया। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी गॉड की बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी और इस जगह का नाम था द सेंचुरी ऑफ द गोल्डन गॉड बैरिक। और हमारा एमसी और वो मोटा आदमी भी वहाँ पर आ चुका था। और फिर हमें किसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है सेंचुरी ऑफ बैरिक में न्यू डिवोटी का वेलकम है। और हमें बताया जाता है यहाँ पर सभी का ड्रीम होता है इस सेंचुरी में इंटर करने का। और फिर वो आदमी उस मोटे से पूछता है क्या तुम क्वालिफाइड हो यहाँ पर इंटर करने के लिए। और फिर वो आदमी भी कहता है ऑफ कोर्स। और हमें बताया जाता है यहाँ पर इंटर करने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं, पहला तो किसी का सेक्रीफाइस ऑफर करना और तभी जो वो मोटा होता है वो उस आदमी को कुछ देता है और वो जंजीर होती है जिसमें हमारा एमसी बंधा होता है। और फिर वो मोटा आदमी हंसते हुए कहता है मैं इसे कुछ दूरी से पकड़ कर लाया हूँ। और हमें यहाँ पर जाने का दूसरा रास्ता बताया जाता है वो है या फिर खुद सेक्रीफाइस बन जाओ। और फिर वो लोग हमारे एमसी को कहीं पर ले जाने लगते हैं। और फिर हमारा एमसी कहता है मैं बाद वाला हूँ बट कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता और जो मेरा गोल है वो सेंचुरी बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मुझे उन गॉड से मिलना है। और मुझे अब भी अच्छी तरीके से याद है उन्होंने मेरी मॉम डैड और भाई के मरे हुए शरीर के ऊपर खड़े होकर कहा था। और उस टाइम पर जो हमारा एमसी था वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है अपनी फैमिली के लिए। और दोबारा से हमारा एमसी कहता है मर्सी एंड लव साल्वेशन एंड ब्लेसिंग्स जस्टिस एंड गॉडनेस सो आई मस्ट मीट देम मुझे उनसे मिलना ही होगा। इस गॉड में जितने भी गॉड हैं हर एक सिंगल गॉड से मैं मिलूंगा एक के बाद एक, उन सभी को मैं नर्क में ढकेल दूंगा। और अब हमें उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि सेंचुरी में घूम रहा होता है और तभी वो एक बार में जाता है और वहाँ पर उस वेटर से कुछ ठंडा मंगाने के लिए कहता है। और फिर तभी जो वो बार टेंडर होता है वो उससे कहता है ब्रदर आप मुझे यहाँ पहली बार दिखे हो, क्या आप यहाँ पर न्यू हो। और जो हमारा मोटा होता है वो भी कहता है हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ बट बाय द वे सही में देखने में एक गोल्डन गॉड की ये सेंचुरी लगती है और सही में यहाँ पर हर एक चीज तो गोल्ड की बनी हुई है। और फिर वो बार टेंडर भी कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पर हर एक चीज गोल्डन से बनी हुई है और ये ड्रिंक न्यू कमर्स के लिए वेलकम ड्रिंक है। और ये मोटा यहाँ इसलिए आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर जो गॉड रहता है उसे उसकी पावर के बारे में मालूम करना है। और फिर वो मोटा कहता है मुझे लगता है कि जो बैरिक है वो गोल्ड को क्रिएट करता है। और फिर वो बार टेंडर कहता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, जो न्यू टाइमर्स होते हैं वो हमेशा ही पहली बार गलत समझते हैं बल्कि वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गोल्ड में। वो किसी भी चीज को जो कि गोल्ड ना हो उसे गोल्ड में बदल सकते हैं। और तुम्हें भी जल्द ही गोल्ड रिसीव होने वाला होगा अगर जो तुम्हारा सेक्रीफाइस है वो अगर उन्हें पसंद आता है तो तुम्हें भी ये सब कुछ मिलेगा। और फिर हमें उस बारटेंडर से और भी बातें पता चलती हैं उस गॉड के बारे में क्योंकि जो वो गॉड है उसकी एक हॉबी भी है, वो इंसानों को गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने पास कलेक्ट करता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसे दो लोग पकड़कर उस गॉड के पास लेकर आ चुके होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे इंसानों के गोल्डन स्टेचूस कलेक्ट किए हुए रखे होते हैं। और फिर जो वो गॉड होता है वो कहता है आखिरकार तुम इतने चुप क्यों हो और क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया। और हाँ मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देख पा रहा हूँ और क्या तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्चुअली मुझे भी सेम ही फील हो रहा है। और ये कहकर वो अपने पास की मूर्तियों को तोड़ देता है और एयर में उड़ने लगता है। और वो हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है मैं बूढ़े
लोग और बच्चों से थक चुका हूँ और जो बिलीवर्स होते हैं वो हमेशा ही मुझे इजी कैचेस देते हैं, जैसे कि ये बूढ़े और बच्चे। और सही में बहुत ज्यादा ही समय हो चुका है तुम जैसे स्ट्रॉन्ग मैन को लाए हुए। और क्या तुम उस एम्प्टी स्पॉट को देख रहे हो? और वो प्लेस तुम्हारी जगह है और मैं उस जगह पर सिर्फ एडल्ट मैन को रखता हूँ और मैंने उस सेंटर स्पॉट को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। और फिर वो गॉड अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा ही रोमांचिक हो चुका हूँ और फाइनली अब मैं इस इंसानों के डिस्प्ले केस को भर पाऊंगा। और फिर वो गॉड अपने एमसी के ऊपर हाथ रखते हुए अपने सामने रखे हुए स्टेचूज की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे 2 स्पॉट्स को खाली छोड़ने चाहिए थे। और इस टाइम पर हमारा एमसी भी थोड़ा सा हैरान हो चुका था और उस गॉड की तरफ देखने लगता है। और फिर वो गॉड कहता है, क्या तुम लोगों को ये डिस्प्ले केस थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? इनमें सभी लोग इंजर्ड हैं और ये बहुत ज्यादा नेचुरल भी है और जो ये ह्यूमंस है वो हाइट हो जाते हैं दूसरे ह्यूमंस के पकड़ने के कारण। और कोई भी ह्यूमन कभी भी चुपचाप सेक्रीफाइस के लिए नहीं जाता और मैंने कभी भी ऐसा क्लीन सेक्रीफाइस कभी भी नहीं देखा जिसके ऊपर एक भी स्क्रैच ना आया हो। और फिर वो गॉड हमारे एमसी के कान के पास आते हुए कहता है, तुम उसी के साथ हो है ना, जिसने तुम्हें सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर, तुम उसी के साथ हो है ना। और फिर हमें उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से ईयरफोन के थ्रू कहता है और यहीं पर हमारे एमसी का नाम भी पता चलता है। और वो मोटा कहता है, डायल, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उसकी जो पावर है वो मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और मुझे लगता है कि ये बैरेट या क्रोसेल की तरह काम नहीं करेगा। और ये बात वो गॉड भी सुन रहा होता है। और फिर तभी वो गॉड डायल के कान से उस ईयरफोन को निकालते हुए कहता है, मैंने सुना है कि हाल ही में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सेंचुरी के बाहर ट्रबल पैदा कर रहे हैं और तुम लोग तो गॉड के सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। और ये कहकर उस ईयरफोन को तोड़ देता है। और फिर हमें उस मोटे की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी शराब को पी रहा होता है और उसके पीछे गॉड के आदमी जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब पकड़ा जा चुका हूँ। और फिर जो गॉड होता है वो उसको छूते हुए कहता है, आगे बढ़ो, प्रयास करो, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। और ये कहकर के उसकी बॉडी में टच करता है और उसने जहाँ छुआ था उसकी बॉडी वहाँ से गोल्ड बनने लगी थी। और फिर वो गॉड कहता है, आखिरकार एक नॉर्मल ह्यूमन एक गॉड के सामने क्या ही कर सकता है और अब 5 मिनट में जो तुम्हारी बॉडी होगी वो गोल्ड में बदल जाएगी। और फिर अपना एमसी डायल कहता है, तो ये कुछ ऐसा है, तुम सोल को ट्रैप कर लेते हो गोल्ड में और फिर उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हो। फिर गॉड कहता है, या एग्जैक्टली करेक्ट। देन हमारा एमसी कहता है, पर अब तुम क्या करोगे, मेरे पास तो सोल ही नहीं है। हा हा हा, अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो तुम चेक कर सकते हो। और फिर जो गॉड होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? और फिर तभी गॉड उसके माथे पे उंगली लाता है अपनी और फिर अपनी उंगली से उसके माथे पर स्क्रैच कर देता है और फिर कहता है, तुम आखिरकार हो क्या और तुम्हारी सोल कहाँ है? और फिर तभी हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घबराए हुए हो? और जो मेरी सोल है वो जा चुकी है, मैंने उसे बेच दिया है। हा 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 हा। और हमें यहाँ बताया जाता है, गॉड्स को मारने के लिए मैंने अपनी सोल जो है वो बेच दी है और वो एक ऐसी चीज है जो सभी डीमंस को बनाता है और उसका नाम है वॉइड। ये कहकर जोरों जोरों से हंसने लगता है और जब वो गॉड सुनता है वो कहता है, वॉइड, आखिरकार ये है क्या? और मैंने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी। हाँ वैसे अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास तो सोल ही नहीं है। बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ये कहकर डायल की तरफ अटैक कर देता है और अपने पंच से अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे कलेक्शन में, तू कचड़ा कहीं का। और हमें दिखाया जाता है जो उस गॉड का पंच होता है वो डायल के हिट हो चुका होता है और वहाँ की जमीन पूरी टूट चुकी होती है। हमारा डायल उस जमीन के अंदर घुस चुका होता है। और एक और बात, तू क्या सोचता है कि तू गॉड्स को मार सकता है? ये कहकर अपने पंच से एकदम फ्लैश के जैसे उसके सर पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारे एमसी की बॉडी होती है वो आधी खत्म हो चुकी होती है और जहाँ पर गॉड ने मारा था वहाँ पर पूरा गड्ढा हो चुका होता है और अब जो डायल है वो मर चुका है। और फिर वो गॉड कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गॉड को मार सके। और फिर वो गॉड गुस्से में अपना हाथ पकड़ते हुए कहता है, ऐसी मूर्खता से धोखा देना और तुम्हें ऐसी चालों को चलते हुए देखकर लगता है कि तुम किसी गॉड के सर्वेंट हो। और फिर वो तभी हाई प्रिस्ट को बुलाता है और फिर जो हाई प्रिस्ट होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो गॉड उससे कहता है, ये लड़का किस गॉड को सर्व करता है, जल्दी से उसे फाइंड करो और इस अनबिलीवर के पीछे जरूर ही कोई गॉड होगा और अब उस आदमी को यहाँ लाओ जिसने इस लड़के को हमें ऑफर किया था। और फिर हमें पीछे दिखाया जाता है जो हमारा डायल होता है वो दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका होता है और उसकी पूरी बॉडी दोबारा से रिजनरेट हो चुकी होती है और उसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। और जो वो प्रीस्ट होता है वो कहता है, सर पीछे देखिए पीछे। और फिर वो गॉड कहता है, आखिरकार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो और तुमने ऐसा मेरे पीछे क्या देख लिया
किया है। और हमारा डायल इस समय उस गॉड के पीछे आ चुका था और उस गॉड से कहता है आखिरकार ऐसा क्यों कुछ नहीं है जो गॉड्स को नहीं मार सकता हो। और फिर उस गॉड के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तो क्या मैं एक बार चेक करके देख सकता हूँ। और ये देखकर जो गॉड था वो भी घबरा चुका था और इस टाइम पर उस गॉड को ऐसा लग रहा था मानो कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा गॉड खड़ा हो जो उसे कभी भी मार सकता हो। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था। और फिर तभी हमारा एमसी और जहाँ पर डायल उस गॉड के ऊपर हाथ रखे हुए था हमें दिखाया जाता है जो उसकी बॉडी थी वहाँ से फटने लगी थी। और इस टाइम पर वो गॉड दर्द के मारे बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था। और वहाँ पर उस गॉड के जितने भी गार्ड होते हैं वो उनसे कहता है इसे मार डालो। और वो लोग भी वैसे ही डायल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम पर हमें डायल को दिखाया जाता है जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान आ चुके थे। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा फिगर आके खड़ा हो चुका था और वही फिगर उसको सारी पावर्स दे रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डायल होता है उन सबको पीसेस में करके सबको ही मार डालता है। और जो वो बड़ा सा फिगर था उसका नाम ब्राज था। और उन सबको मारने में डायल के मुंह से भी खून आने लगा था। और फिर डायल कहता है जो प्रवाका से जलता हुआ पेन है और ब्राज से फाड़ने वाला जो दर्द है वो बहुत ज्यादा ही है। और सही में जो डीमंस की पावर होती है उनके लिए हमें प्राइस तो पे ही करना होता है। और अभी मुझे एकदम नर्क जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बट मुझे इसे सहना होगा। ये कहकर अपने ओठों को अपने दांतों से काट लेता है दर्द को सहने के लिए। और फिर हमें उस गॉड को दिखाया जाता है जो कि डायल से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तुच्छ इंसान आखिरकार कैसे गॉड की अवहेलना कर सकता है। और देन डायल कहता है ये तो अभी शुरुआत है। ये कहकर जो गॉड होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है और अपनी सारी पावर को अनलीश करने लगता है और कहता है अब मुझे तुम्हें सीरियस लेना होगा। देन डायल अपने खून को पोंछते हुए हंसते हुए जैसा कि एक मिडिल रैंक के डीमन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इस मिडिल रैंक के डीमन के साथ ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला और अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और अब मुझे लॉर्ड ऑफ हेल की पावर को लेना ही पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो नरक होता है वो कैसा होता है। और फिर तभी हमें उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जो डायल है वो अच्छा कर रहा होगा। उसको पकड़ने के लिए जितने भी गार्ड्स आए थे वो उन सबको मार चुका था। हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो डायल होता है वो अपने डैड मॉम ब्रदर के बारे में सोच रहा होता है और वो कुछ कपड़ों के ऊपर लेटा होता है जिनके ऊपर खून लगा हुआ था और वो उन कपड़ों को पकड़कर रो रहा होता है। और फिर वो एक कपड़े को उठाता है अपने कांपते हुए हाथों से और फिर वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है जिसे कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। और वो डायल से कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुमने किसी खास को खो दिया है और आज की दुनिया में ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो दूसरे ह्यूमंस को हंट करते हैं उन गॉड्स की सेंचुरी में इंटर करने के लिए और ह्यूमैनिटी गॉड्स का शिकार बन रही है एकदम जीते हुए नर्क के जैसे। और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और क्या ऐसी दुनिया बदल सकती है। और फिर डायल अपने दांतों को पीसते हुए कहता है चेंज, तुम्हारा मतलब इस वर्ल्ड को चेंज करने से है। ये मेस्ड अप हो चुका वर्ल्ड, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये दोबारा से फिर से बर्बाद हो जाए दुनिया। और फिर वो मोटा आदमी भी हंसते हुए कहता है यही तो आंसर है और इसे बदला नहीं जा सकता और इस दुनिया को पूरी तरह से ही तोड़ देना चाहिए और फिर दोबारा से इसे रिबिल्ड करना चाहिए। और हाँ सॉरी लेट में इंट्रोडक्शन देने के लिए, बाय द वे माय नेम इज वॉल्टर और मैं ईस्ट से हूँ और मैं लीड करता हूँ अनबिलीवर्स के ग्रुप को। और हम लोगों ने अभी जल्द ही एक आर्टिफैक्ट को डिस्कवर किया है और वो आर्टिफैक्ट जाना चाहता है गॉड्स को मारने के लिए। और ये आर्टिफैक्ट सिर्फ दुनिया में एक है और वही आर्टिफैक्ट मुझे यहाँ तक ले आया और तब मैंने तुम्हें पाया। लड़के तुम चुने गए हो इस वॉइड के द्वारा और तुम बन सकते हो ऐसा वेपन जो कि गॉड्स को भी मार सकता है। और तुम डीमंस की पावर को यूज करके जो तुम चाहते हो तुम वही बन सकते हो और मार सकते हो गॉड्स को। और जो हमारा डायल होता है वो उस आर्टिफैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई लिटरली में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग मान हुआ है। चलो छोड़ो अब कंटिन्यू करते हैं। और यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अब हमें उस गोल्डन गॉड को दिखाया जाता है जो कि डायल से कहता है क्या तुम डेविल की पावर्स का यूज कर रहे हो। और ये कह करके वो और भी ज्यादा ऑरा को रिलीज करने लगता है और फिर वो अपनी पावर्स को भी इंक्रीज करने लगता है। और फिर कहता है तो
क्या हुआ, भले ही तुम चाहे डीमन हो या फिर ह्यूमन हो या फिर कुछ भी हो, पर तुम हम गॉड्स के आगे रहोगे तो एक मॉर्टल। और ये कहकर तभी जो उसका शरीर होता है वो और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और फिर वो कहता है यहाँ पर इस गोल्डन सेंचुरी में मैं हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ही स्वर्ग शक्तिमान और एब्सोल्यूट है। और वो जस्ट हमारे डायल के सामने ही खड़ा होता है और फिर डायल हंसते हुए कहता है, ओ फाइनली अब कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ करने जा रहे हो। देन वो गॉड कहता है तो फिर अब मुझे तुम्हें इनलाइटन करने दो। और ये कह करके वो अपने हाथों में किसी पावर को फॉर्म करने लगता है और फिर वो कहता है वो लोग जो चैलेंज करते हैं अथॉरिटी को और उनका खात्मा जल्द ही होगा। और ये कह करके डायल के ऊपर आग के गोले से अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है ये वाला अटैक बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। देन दोबारा से गॉड कहता है मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पीड़ा में कुचल दूंगा, तुम कीड़े गॉड को ना मानने वाले। और तभी हमारा एमसी कहता है ब्राज। तभी हमें दिखाया जाता है उस गॉड की जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होती है और ये किया था डायल ने। और ये करने के बाद जो डायल होता है वो मुंह से खून को उगलने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि ये शायद मेरी लिमिट है। और ये कह करके ऊपर की तरफ देखने लगता है और फिर वो गॉड कहता है क्या तुम अंत तक जिद्दी बने रहोगे? जो तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स है वो मुझ पर कोई भी काम नहीं करेंगे। और हमें उसी गॉड की तरफ दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी थी वो दोबारा से जुड़ने लगती है। और अब चलो देखते हैं कि तुम अपनी लाइफ को कब तक बचा पाओगे और अब मैं तुम्हें रौंद दूंगा। और ये कह करके अपनी और भी पावर्स को रिलीज करने लगता है। फिर अटैक करने से पहले कहता है मैं तुम्हें तोड़ दूंगा और फिर तुम मर जाओगे। और ये कहकर हमारे डायल की तरफ अटैक कर देता है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था। वहाँ पर जितनी भी चीजें थी सब कुछ टूटने लगी थी। और इस वाले अटैक से जो वहाँ पर जितने भी प्रीस्ट थे वो लोग भी घबरा चुके थे। और फिर वो प्रीस्ट घबराते हुए कहते हैं बैरिक ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तुम जल्दी कोलैप्स हो जाओगे। और फिर वो लोग कहते हैं यहाँ से जल्दी से भागो, जो ये टेम्पल है वो कोलैप्स होने वाला है। और फिर हमें उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार ये क्या है, क्या ये अर्थक्वेक है या फिर ये सब कुछ बैरिक कर रहा है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। हमें उन गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए पड़े थे और कोई उनके फेस पर पैर रखे हुए था। और फिर हमें उस वेटर को दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या आखिरकार ये क्या हो रहा है और क्या ये बैरिक के फॉलोवर्स नहीं है और तुम एक अनबिलीवर होगे ना और तुमने जो यहाँ पे किया है जरूरी बैरिक इससे बहुत ज्यादा ही गुस्सा होगा। और फिर तभी वॉल्कर कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है और यहाँ आने से पहले तुम्हारे साथ भी एक शिकार जैसा व्यवहार किया जाता था, लेकिन फिर भी तुमने अपने साथियों का बलिदान देकर इस जगह पर प्रवेश किया जो तुम्हारी तरह ही एक मुश्किल में है। और अब तुम गॉड के पैरों के नीचे आ चुके हो, तो बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है और क्या तुम ये सोचते हो कि तुम एक इंसान के जैसे जीने लगे हो। और फिर हमें उस वेटर को दिखाया जाता है उस वेटर की जो बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे करके गोल्ड में बदलने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबराने लगता है। और फिर वो मोटा आदमी दोबारा से कहता है बट जो गॉड्स हैं वो तुम्हें एक ह्यूमन के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखते और तुम लोग उनके लिए एक लाइव स्टॉक के अलावा कुछ भी नहीं हो। और पीछे जो वो वेटर होता है पूरी तरीके से गोल्ड में बदलने लगता है। दोबारा से वो मोटा आदमी कहता है तुम लोग बस यही हो। और फिर वो दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। और फिर वो बाहर आने के बाद कहता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकले जितना कि हमने सोचा था। और क्या ये इन 50,000 डिवोटीज की सोल को एब्जॉर्ब करना चाहता है। और फिर तभी वो मोटा आदमी किसी चीज को नोटिस करता है। हमें एक गाड़ी के टायर को दिखाया जाता है और शायद उस गाड़ी से कोई आ चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है उस बाइक से एक लड़की आई होती है जो कि कहती है कैप्टन हम लोग यहाँ आए हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है काती तुम पागल हो चुकी हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर हैं। और फिर काती कहती है क्या कैप्टन भी मेरी तरह क्रेजी नहीं है? 5 साल तक कांटेक्ट ना होने के बाद भी आप हमें कहते हो कि आप सेंचुरी में गॉड्स के खिलाफ पूरी तरीके से वॉर छेड़ने जा रहे हो और इस सच नॉनसेंस के साथ मैं आपको आखिरकार कैसे ही फॉलो नहीं कर सकती तुम बूढ़े आदमी। और फिर हमारा कैप्टन कहता है ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही हो गया। दोबारा से कैप्टन कहता है अब हमारे पास पावर है जिससे कि हम फाइट कर सकते हैं और क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मैं यहाँ आऊंगा बिना प्रिपरेशन करे। और तभी वो लड़की कहती है आखिरकार आप कह क्या रहे हो और अब ये मत कहना कि आप उस वेपन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हो जो कि गॉड्स को मार सकता है। और फिर हंसते हुए कैप्टन भी कहता है हाँ और ये एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है। और 5 साल पहले मैं एक लड़के डायल से मिला था और मैं भी उस लड़के को देखकर हैरान हो चुका था। उसकी आंखें और हर एक चीज जो आर्टिफैक्ट को चाहिए था वो हर एक चीज उस लड़के के अंदर थी। होपलेसनेस एंड सॉरो, हेट्रेड एंड फेयर एंड डिजायर फॉर रिवेंज, बदला लेने की
अच्छा, लेकिन सिर्फ वो अकेला ही काफी नहीं था। और जो लोग आर्टिफैक्ट की इम्पटीनेस को यूज करना चाहते हैं तो उन्हें उस आर्टिफैक्ट को अपने दिल के अंदर उसे समाना पड़ता है। और उस लड़के ने ये करने के लिए एक पल भी हेजिटेट नहीं किया और इस तरह से डायल ने मौत को गले लगा लिया था और उसका शरीर 5 सालों तक सड़ता रहा। और उस टाइम पर इस लड़के की आत्मा आखिरकार नर्क में क्या क्या ही झेला होगा, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और फिर जस्ट कुछ महीने पहले जो डेल था वो हेल से वापस आ चुका था, वो उस नर्क से बाहर आ चुका था और मौत का भी सामना करके वापस आ चुका था। और फिर तभी वो लड़की कहती क्या डेड पर्सन दोबारा से जिंदा हो गया। और फिर कैप्टन कहता है वो सक्सीड हो गया वॉइड से कॉन्ट्रैक्ट बनाने में और उसने अपनी सोल को बेच दिया डीमंस की पावर्स को बोरो करने में। और ये कोई एक ऐसी वैसी ऑर्डिनरी डील नहीं थी और वो उन पावर से गॉड्स के पावर्स का शिकार कर सकता है जिससे कि उसे बहुत सारी स्पेशल पावर मिलती रहेंगी। और फिर तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है बैरिक जैसे कि तुमसे उम्मीद थी तुम बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किए। और हाँ, मैं इसी चीज का तो वेट कर रहा था। और इस लेवल की सोल के पावर को एब्जॉर्ब करने के साथ इतना ही इनफ होना चाहिए। और फिर वो लड़की कहती है आखिरकार ये स्पेशल पावर कैसी हो सकती है। और फिर कैप्टन कहता है ये उसके पास स्टार्टिंग से है और ये वो वेपन है जो उन गॉड्स को मार सकता है, द ट्रू एबिलिटी ऑफ यू डेल। और फिर तभी जो गॉड होता है वो कहता है अब ये दोबारा से क्या है। और अब हमें दिखाया जाता है उस गॉड के सामने एक बहुत बड़ा हाथ आके खड़ा हो चुका होता है और उस हाथ के ऊपर एक जलता हुआ आदमी खड़ा होता है और जो ये बैरिक गॉड था उसी की तरफ देख रहा था। और ये सब कुछ वो कैप्टन और वो लड़की खड़े होके देख रहे होते हैं। और फिर डायल हमारा हंसते हुए कहता है गोल्ड के पावर की प्रॉमिस, अब हम लोग तुम्हें हंट करने के लिए तैयार हैं। और तभी दोबारा से डायल हमारा कहता है अपनी पावर तुम मुझे उधार दे दो, द किंग ऑफ द फ्लेम्स जिसने रूल किया इनजस्टिस के नर्क पर, द अग्नि। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डायल होता है वो अपने पैरों के बल नीचे बैठ जाता है और वो उस हेल के राजा से उसकी शक्तियां उधार ले रहा था। और जो डायल की ट्रू एबिलिटी है वो आती है हेल से, नर्क से। और तभी हमें डायल को दिखाया जाता है जो उसका शरीर होता है वो पूरा ही चेंज होने लगता है और उसके शरीर में चिंगारियां जलने लगती हैं और उसके हाथों की मसल्स वगैरह सब कुछ दिखाई देने लगती हैं। और इस टाइम पर डायल ने नेदर वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड की बॉडी को पोजेस कर लिया था और हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से ही चेंज हो चुका होता है। और इस टाइम पर वो एक डीमन से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था, सॉरी एक डीमंस के राजा से। और इसे कहते हैं डिमोनिक पोजेशन। और डायल के सर और पैरों से हाथों से जो आग थी वो निकल रही थी। फिर वैसे ही डायल बहुत जोरों से चिल्लाता है और फिर डायल उस गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है उस गॉड के सामने जो हमारा डायल होता है वो बस एक छोटी सी चिंगारी के जैसा लग रहा होता है। इस टाइम पर जो डायल था वो कुछ भी परवाह नहीं कर रहा था, बस उस गॉड के पास जा रहा था। और फिर तभी जो गॉड होता है वो अपने हाथ से डायल को पकड़ने वाला होता है और हमें उसके हाथ में एक आग भी दिखाई देती है। और फिर बैरिक गॉड उसे पकड़ लेता है और जो हमारा डायल होता है वो अपनी आग से उसके गोल्ड को चकनाचूर कर देता है और धीरे धीरे करके उसके पूरे हाथ ऐसे ही नष्ट करने लगता है, जिससे कि वो बड़ा सा बैरिक गॉड होता है वो बहुत जोरों से चिल्लाता है। और इस टाइम पर उसने अपनी आग से उसके पूरे गोल्ड को पिघला दिया था। और फिर उसके हाथ को पिघलाने के बाद तोड़ने के बाद वो उसकी फेस की तरफ पड़ता है उसके फेस में अटैक करने के लिए। और फिर बैरिक कहता है हड्डियों तक मुझे जलाओ। और ये कहने के बाद डायल के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अपीयर हो जाता है और वो हाथ ऐसा लग रहा था कि मानो कि बैरिक और डायल दोनों ही उसमें समा जाएं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो हाथ होता है वो उन दोनों को ही कुचल देता है। और अब हमें बैरिक को दिखाया जाता है जो कि तड़प रहा होता है, जो कि कहता है ओह नो ये तो बहुत ज्यादा ही हॉट है, प्लीज इसे रोको, प्लीज प्लीज इसे रोक दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर दोबारा कहता है अब मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, मैंने तुमसे पंगा लिया, तुमने मुझे नंगा कर दिया, प्लीज मुझे मार दो प्लीज। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है वो कहता है चलो सब कुछ खत्म हुआ और वो सक्सेस हो गया। और तभी वो लड़की कहती क्या ये रियल में हुआ है और क्या मैंने एक गॉड को डिफीट किया। देन कैप्टन कहता है ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जब वो लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर पूरी धूल मची हुई होती है और उसी धुएं के बीच में हमें डायल को दिखाया जाता है और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो बहुत ज्यादा ही थक चुका हो। और फिर वो एक चीज को आगे करते हुए कहता है मुझे बैरिक से ये मिला, एक फिंगर जैसी लकड़ी। और जब कैप्टन उसे देखता है वो कहता है ये तो एक आर्टिफैक्ट है बट ये डिफरेंट है इम्पटीनेस के आर्टिफैक्ट से। और फिर वो कहता है मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, शायद जो गॉड्स हैं वो भी डायल की तरह डिफरेंट रियाल्म से पावर लेते हो। और फिर हमारे डायल की तरफ दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से अभी भी स्मोक निकल रहा होता है। और फिर डायल कहता है क्या सचमुच ऐसा ही है, पर जो भी हो इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ और
मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका हूँ। और ये कह करके वो जमीन पर वहीं लेट जाता है और वो कहता है अब मुझे कुछ दिन तक ऐसा लग रहा है कि सोना पड़ेगा। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्टैचू को दिखाया जाता है। सॉरी, ये एक स्टैचू नहीं, ये एक बिल्डिंग होती है जिसका नाम सेंट्रल ग्रैंड श्राइन होता है। और वहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को दिखाया जाता है। और उन सभी लोगों को एक आदमी लीड कर रहा होता है जो कि मास्क लगाए हुए होता है अपने फेस पर। और फिर वो आदमी ऊपर देखते हुए कहता है सेंट्रल ग्रैंड श्राइन से लू, मैं बुलाए जाने पर यहाँ आया हूँ। और फिर हमें 3 गॉड्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है रिवाइड 3 गॉड। और उनमें से जो गॉड बीच में बैठा हुआ होता है वो कहता है जो गोल्डन गॉड है वो मर चुका है, फाइनली उसने अपने आप को रिवील्ड कर दिया। और उसके बगल में एक मोटा गॉड होता है जो कि सिगरेट पीते हुए कहता है हाँ, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है ना। और इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, बस प्लान को फॉलो करते रहो। और फिर हमें एक और गॉड को दिखाया जाता है जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है, मे भी शायद ये एक बच्चा है। तभी ये छोटा गॉड कहता है इसे लाओ, लास्ट इंग्रेडिएंट को एक ट्रू गॉड के डिसेंडेंट के लिए जो कि है वॉइड का अवशेष। और ये गॉड शायद इनसे कह रहा होता है और ये लोग भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक ट्रक का सीन दिखाया जाता है और उसी बस में जो हमारा MC डायल होता है वो सो रहा होता है। और उसी ट्रक में वो लड़की भी होती है जो कि उस गॉड की उंगली को देख रही होती है। और फिर वो लड़की कैप्टन से कहती है कैप्टन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मैं इसके बारे में जितना सोच लूं तब भी मैं इसे नहीं समझ पा रही हूँ। और फिर कैप्टन जो हमारा ट्रक चला रहा होता है कहता है क्यों, आखिरकार तुम इसे समझना क्यों चाहती हो। और फिर वो लड़की कहती है ये चीज बैरिक से आई है और ये चीज एकदम वैसी है जैसे कि कोई एक ये ऐसा डिवाइस हो जो कि दूसरे रियल्म की पावर को यहाँ लाता हो, एकदम की रिलीफ ऑफ वॉइड के जैसे। सुनो 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 एक मिनट, जो वो छोटा लड़का कह रहा था उस वर्ड को लाने के लिए वो अपने MC के पास है जिसे कि रिलीफ ऑफ वॉइड कहते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और फिर तभी कैप्टन कहता है हाँ, ये प्रोबेबली यूज करते हैं हार्नेस पावर को जैसे कि डिवाइन एबिलिटीज। और फिर वो लड़की होती है कहती मैं समझ गई बट मैं इसे सही से नहीं समझ पा रही। और कैप्टन इतनी बेतुकी की बातों को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि 5 साल पहले तब जब वॉइड का रिलिक लेकर आए थे। और रिलिक का मतलब अवशेष, तो अब मैं अवशेष ही कहूंगा। और कैप्टन पहले आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जो ऐसी बातों पर विश्वास कर ले, यहाँ कुछ तो गलत है और ये कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया है। खैर हाँ, अब मुझे लगता है कि शायद मुझे बताने का समय आ चुका है। मैं अनबिलीवर पर बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। लास्ट वॉर के पहले तब मैं मेगा कॉर्पोरेशन का चीफ रिसर्चर था जिसे कि ईस्ट कहते हैं। और जहाँ पर मैं काम करता था उस लैब में एक स्ट्रेंज प्लेस थी और मैं जो कि चीफ रिसर्चर था उस सीक्रेट एरिया में मुझे भी जाने से रोका जाता था। और एक दिन मैंने वहाँ का दरवाजा खुला पाया और तब मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी अंदर जाने के लिए, तो इसलिए मैं अंदर चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन था जब वो सामने देखता है तो वो कहता है आखिरकार ये प्लेस है क्या। और जब मैंने वहाँ पर देखा तो उसके अंदर सब कुछ स्ट्रेंज था और वो एक ऐसा मिस्टीरियस रूम था जिसका पर्पस किसी को भी नहीं पता था। और वहाँ पर बहुत सारे चित्र बने थे जिनकी मीनिंग समझ से परे थे। और वहाँ पर सिर्फ एक अकेला प्रिंटर रखा हुआ था और बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। और जो सबसे हैरान करने वाली चीज थी वो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ कंटेंट था और वो एक 3rd रेट की फैंटेसी नॉवेल थी। और वो एक ऐसा जनरा था जिसे मैं पहचान नहीं सका। और जब मैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखे हुए कंटेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लिया अपने फोन में। और जब मैं वहां से जाने वाला था तब प्रिंटर ने एक और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जिसमें कुछ नंबर्स लिखे थे। और तभी मुझे बाहर शोर सुनाई देता है, तो फिर जिन पेपर में नंबर लिखे थे मैंने उनको ले लिया और उस रूम से बाहर निकल आया। और ये फोन वही है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट सेव हैं। और फिर वो लड़की कहती है ये सब क्या वही डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर कैप्टन दोबारा से कहता है उस समय मुझे ये लगा था कि ये सिर्फ एक 3rd रेट की नॉवेल है बट जब तुम इसके कंटेंट को रिकॉग्नाइज करोगी तो तुम इसे पहचान लोगी, भले ही तुम इसे पहली बार देख रही हो। और फिर वो दोनों एक साथ में कहते हैं ये बस एक नॉवेल नहीं है, ये एक प्रोफेसी है। और फिर कैप्टन दोबारा से कहता है लास्ट वॉर, गॉड के डिसेंडेंट्स, रेलिक ऑफ द वॉइड, वॉइड के अवशेष और डीमंस। और उस समय ये कंटेंट देखने में अनबिलीवेबल लगता था पर इसमें जितनी भी प्रोफेसी लिखी हैं बिना एक मिस्टेक से वो सभी हुई हैं। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती तो फिर उन नंबर्स का मतलब, फिर दोबारा कैप्टन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम ये इंडिकेट करते हैं लोकेशन, रिलिक ऑफ द वॉइड और डायल की। और साफ साफ मालूम चलता है जो वो जगह
जो गॉड्स और जो ये प्रोफेसी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो वो गॉड्स है वो हमेशा ही प्रोफेसी को फॉलो करते हैं। और क्योंकि मैंने उस पेपर वाले नंबर को ले लिया था तो उसी से सिर्फ मुझे पता था कि वो रिलिक ऑफ द वॉइड और डायल कहाँ अपीयर होंगे। देन वो लड़की कहती है बट कैप्टन जो ये प्रोफेसी है बैरिक की मौत के बाद खत्म हो चुकी है। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है यही तो प्रॉब्लम है, और अभी से जो होने वाला है मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं है, और अब जो कुछ होगा वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होगा। और फिर तभी उनकी जो ट्रक होती है वो किसी चीज से टकरा जाती है, और हमें दिखाया जाता है वो ट्रक किसी लिविंग चीज से टकरा चुकी होती है, और पता नहीं कि ये कौन है, गॉड है कि क्या है, बट इसी ने इनके ट्रक को रोका है। और तभी हमें कैप्टन और उस लड़के की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुके होते हैं, और वहाँ पर गॉड्स की पूरी आर्मी आ चुकी होती है। और फिर एक गार्ड डायल को पकड़ते हुए कहता है यही है रिलिक ऑफ द वॉइड, और हमें दिखाया जाता है वो अपने डायल को पकड़कर अपने बॉस के सामने ले आता है और कहता है बॉस मैंने इसे पकड़ लिया, सर लुओ हमने इसे फाउंड कर लिया, और अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर तभी लुओ कहता है हमें लॉर्ड ने बताया था सिर्फ हमें उस वॉइड के अवशेष को चाहिए, और वो अवशेष इसके दिल के अंदर होगा, तो फिर जल्दी से इसे एक्सट्रैक्ट करो, और ये बस उसके ऊपर का सेल है। और फिर वैसे ही आकर के कोई उसके पंच मार देता है, और ये होता है अपना कैप्टन, और ये कहता है कार्टी अपने डायल को प्रोटेक्ट करो। और फिर हमें उस गार्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने डायल को पकड़े हुए था, उसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है, ये किया था हमारी कैटी ने। और फिर वो कैप्टन से कहती है आखिरकार तुम किसे प्रोटेक्ट करने को कह रहे हो, वो वैसे भी मरने नहीं वाला। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है जब डायल बेहोश होता है तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता, मैं इनसे कुछ टाइम निकालता हूँ बट तुम जल्दी करो। और फिर तभी जो लू होता है वो उसके गले को पकड़ लेता है जिससे कि कैप्टन को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और फिर तभी वो एक चीज से उसको गले से उठा देता है, और फिर कैप्टन के मुंह पर पंच मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो दूसरी बार कैप्टन के मारने जा रहा था वैसे ही उसकी बॉडी में भी होल हो जाता है। और फिर वो कैप्टन के पास आते हुए कहती है कैप्टन क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी दूसरा गार्ड उन दोनों को हाथों से पकड़ लेता है, और फिर वो गार्ड कहता है सर लुओ पर हाथ डालने के लिए तुम लोग इतनी हिम्मत करते हो। और फिर तभी जो वो कैटी होती है वो कैप्टन से कहती है आखिरकार ये चीज है क्या। देन हमारा कैप्टन कहता है ये फॉलोवर्स हैं सेंट्रल श्राइन से, और ये अपोनेंट कोई ऐसे वैसे अपोनेंट नहीं है जिनका हम सामना कर सकें, और इनके पास लो टियर वाली गॉड्स की पावर होती है। और फिर तभी जो लुओ होता है वो कहता है यहाँ कोई ऐसा है जो हमारे बारे में जानता है, हाँ खैर मुझे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं। और फिर हमारे एमसी को उठाते हुए कहता है उनका ध्यान रखो, और वैसे भी जो मेरा बिजनेस है वो इस लड़के से है द रिलिक ऑफ द वाइड से। और ये कहकर वैसे ही डायल की बॉडी से उसका दिल निकाल लेता है, और ये देखकर जो कैटी होती है वो हैरान हो जाती है, और वो लोग किस समय कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो दोनों ही खून से लथपथ थे। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डायल होता है उसकी जो बॉडी होती है वो गायब होने लगती है, और फिर वो किसी चीज से किसी से बात करते हुए कहता है हाँ अब ये सेफ है, और हाँ मैं समझ गया, मैं इसे जल्दी से रैप करके आपके पास जल्दी से ले आऊंगा। और फिर हमें उन तीनों गॉड्स में से एक गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है उन्होंने रिलिक ऑफ द वाइड को सिक्योर कर लिया है लेकिन अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है। और फिर तभी फैटी गॉड कहता है तुम हमेशा ही अनलकी थिंग्स को सोचा करते हो और कहते हो, और आखिरकार हम गॉड से हमें इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। और फिर तभी जो छोटा गॉड होता है वो कहता है बट मुझे कुछ अनईजी सा फील हो रहा है, और अब इसी पॉइंट से कोई भी प्रोफेसी नहीं है। और लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे डायल का दिल अपने हाथों में पकड़े हुए था, अब कोई भी फ्यूचर नहीं है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, शायद कोई तो है जो हर एक चीज में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। और स्वर्ग ने एक बार इसके बारे में चेतावनी दी थी वॉइड के मास्टर के बारे में। और फिर तभी लुओ को कोई चीज पकड़ने लगती है और वो बस दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, और शायद वो चीज लुओ को पूरी तरीके से खा चुकी थी। देन वो लड़की कहती है ये लड़का तो डेंजरस है, ना ही तो गॉड ना ही तो डीमन, ये कोई एक ऐसी चीज है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कोई ब्लैक चीज उनके सामने चलते हुए आ रही होती है जो कि शायद हमारा एमसी था जिसे कि कहते हैं गॉड ईटर द वॉइड मैन। देन कैटी कहती है कैप्टन ये हमारी ही साइड है ना। तभी कैप्टन कहता है ये बहुत बुरा हुआ और जिसका मुझे डर था ये वही हो रहा है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें हमारे एमसी और कैप्टन को दिखाया जाता है और यहाँ पर डायल कैप्टन से कह रहा होता है ओल्ड मैन मुझे अपने शरीर में थोड़ा सा चेंज लग रहा है और मुझे लगता है कुछ ऐसा है जो कि डीमन या फिर डीमन किंग से अलग है और वो चीज मेरी बॉडी से इमर्ज करने की कोशिश करती है, और अगर कभी भी ऐसा होता है तब तुम मेरे हाइड को डिस्ट्रॉय कर देना और इस क्रीचर को कभी भी इस वर्ल्ड में आने मत देना। और अगर गलती से भी वो अपनी फुल फॉर्म को रिवील कर देता है तब चाहे गॉड या फिर कोई और हो कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा और तब इस दुनिया का अंत हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक चीज जिसे कि गॉड ईटर भी कहते हैं, वो उनके सामने आकर खड़ा
बड़ा हो चुका था। और फिर वो बड़ा गार्ड कहता है क्या जो लॉर्ड लुओ हैं वो जा चुके हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसी तो कोई प्रोफेसी भी नहीं थी कि हम इस जैसे किसी से सामना करेंगे। और फिर एयर कहता है एल तुम चुप हो जाओ और ऐसी बातों को कहना बंद करो। हम लोग इलाइट सर्वेंट हैं सेंट्रल टेम्पल के और आउटसाइड ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं है सेंचुरी के जो हमें कन्फ्रंट कर सके। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बट ये स्ट्रेंज फीलिंग कैसी है और मुझे एक अनजाना खतरा महसूस हो रहा है जो कि मेरी बॉडी को फ्रीज करे दे रहा पूरी तरीके से। और जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है एल मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। और फिर वो कहते हैं हमें इसे एक ही स्ट्राइक में हराना होगा। और फिर वो कहते हैं 3 इलाइट लीजन्स ऑफ सेंट्रल टेम्पल लगातार इस पर अटैक करो और ये स्ट्राइक इतनी पावरफुल करना जिसके सामने हाई रैंक का गॉड भी ना टिक सके। और ये वाला अटैक मिलियंस ऑफ सोल्स की पावर के साथ करना। और फिर लास्ट में उनसे कहता है अभी अटैक करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उनके रॉकेट्स थे वो एक अटैक को तैयार करने लगे थे और वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स थे वो सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ ही आग दिख रही थी। और फिर वो सर्वेंट्स कहते हैं क्या हम समझ गए। और दूसरा सर्वेंट कहता है ऐसा मत कहो और चुप रहो। और फिर एयर कहता है देखो तुम्हारी कहने की वजह से ये अभी भी जिंदा है। और फिर जो एल होता है वो कहता है तुम सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हो पर आखिरकार ये चीज है क्या। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर गॉड ईटर होता है वो पलथी जमा के आराम से बैठा हुआ होता है। और फिर वो बड़ा वाला सर्वेंट कहता है आखिरकार ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा। और फिर छोटा वाला सर्वेंट कहता है मुझे नहीं पता पर ऐसे लापरवाही मत करो। देन कैटी कहती है ये करना क्या चाह रहा है। देन कैप्टन कहता है आई एम सॉरी मैं बेवकूफ था। देन कैटी कहती है क्या कुछ गलत हुआ है मुझे डायल का दिल तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए था। देन कैटी कहती है आखिरकार ये चीज अर्थ पर है क्या। और फिर कैप्टन उसे बताता है डायल के मौत के ठीक वापस आने के बाद उसने मुझसे कहा था कि हमें उस चीज को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायल कह रहा होता है जो ये क्रिएचर है वो नर्क में परेशानी विपत्ति के रूप में जाना जाता है और ये कभी कभी ही अपीयर होता है और इस चीज के आगे कोई भी चीज आती है तो वो उसे निगल जाता है और उसके पेट में कुछ भी नहीं जाता है और उसमें कोई भी चीज नहीं पच सकती मतलब वहाँ से भाग नहीं सकती। और वो जगह हेल का सबसे बॉटम वाला पार्ट है जिसे एंडलेस अबाइस द वॉइड कहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और फिर तभी कैप्टन कहता है क्या ये जगह वॉइड है। और जो वो लड़की होती है वो कहती है हम लोग तो उनसे छूट चुके हैं। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उनके पास चलकर आ चुका होता है। देन डायल उनसे कहता है आखिरी में तुम सब इसे नहीं रोक सके। देन कैटी कहती क्या तुम अभी भी जिंदा हो। देन डायल कहता है वेल मुझे नहीं पता कि ऐसे जिंदा रहना जीवित माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। तभी कैटी डायल से कहती है तो इसका मतलब क्या है और हम लोगों के साथ क्या होगा और क्या हम सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे। तभी डायल कहता है हम लोग पहले से ही ऐसे वर्ल्ड में हैं जो कि डेथ के बायोंड है मृत्यु से परे है। और जो गुड न्यूज है वो ये है कि वो सर्वेंट और हम लोग यहाँ पर हैं सिर्फ। और इसका मतलब ये है कि जो इस वर्ल्ड का मास्टर है उसने अभी तक पूरे वर्ल्ड को कंज्यूम नहीं किया है। और फिर हमें उन दोनों सर्वेंट की तरफ दिखाया जाता है। जो बड़ा वाला सर्वेंट होता है वो कहता है आखिरकार क्यों दिन से रात इतनी जल्दी कैसे हो गई। देन छोटा वाला सर्वेंट कहता है ये बास्टर्ड साला अभी भी जिंदा है। देन वो गुस्सा होते हुए कहता है जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये नॉन बिलीवर्स की तरफ से एक जोक था और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मॉक करने की। और ये कह करके अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और जो वो तीनों यहाँ पर खड़े होकर के उन्हें देख रहे होते हैं। देन कैप्टन कहता है ये डेंजरस हो सकता है रास्ते से हट जाओ। तभी डायल कहता है नहीं यहीं पे खड़े रहो। और हमें दिखाया जाता है उन गॉड के सर्वेंट्स ने वाइड के ऊपर अटैक किया था। और तभी डायल हमें बताता है इस जगह में ओपनली तुम लोग डिवाइन पावर्स का यूज कर रहे हो और तुम लोगों को अभी भी नहीं पता है कि तुम लोग कहाँ पर हो। इस प्लेस को कहते हैं द वॉइड और इस जगह को नर्क के नाम से भी जाना जाता है जो कि ग्रेवयार्ड्स होता है डीमन का। तभी कैटी कहती है तो इसका मतलब हम लोग भी डेंजर में है क्या। तभी जो हमारा डायल होता है वो उनसे कहता है हम लोग यहाँ पर सेफ हैं इन डीमन और डीमन किंग से क्योंकि इन्होंने ही मुझे पावर दी है। और फिर डायल हमें इन डीमंस के बारे में बताता है जो फ्लेम डीमंस का किंग है वो फायर के अंडर में स्लम्बरिंग करता है और इसका नाम एंगी है। और जो ये इंसेक्ट है ये डेड ओल्ड गॉड्स के मांस को खाता है और इसका नाम मोलोच है। और ये घोस्ट रूलर जो कि सोल्स पर अत्याचार करता है और इसका नाम सोलिन है। और ये नेमलेस पिलग्रिम है जो कि भूली हुई नॉलेज को चूसता है और इसका नाम मैंग है।
देन हमारा एमसी कहता है ये सब के सब वॉइड के द्वारा निगल लिए गए हैं और अब बस ये एक आत्माएं हैं। इनके पास बहुत सारी पावर है बट अब है तो एक स्पिरिट और ये इतने पावरफुल हैं कि ये गॉड को भी हंट कर सकते हैं और ये सारी की सारी एंटिटीज बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं। देन कैप्टन कहता है क्या ये वो डीमंस किंग है जो नर्क पे राज करते थे। देन कैटी कहती है जो ये इलाइट सर्वेंट हैं सेंट्रल टेम्पल के, इनका तो एक तरफा कत्लेआम किया जा रहा है और इन सबको ही निगल लिया गया है। अच्छा एक मिनट रुको, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ एक बार पहले भी आ चुके हो और यहाँ से जा चुके हो और क्या यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। देन डायल कहता है हाँ एक रास्ता था लेकिन अब मैं उसका यूज नहीं कर सकता और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ से कोई भी नहीं बच सकता बिना मास्टर ऑफ वॉइड के परमिशन लिए, और मैं यहाँ से इसलिए निकला था उसके पीछे एक रीजन था। मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने मुझे इसी शर्त पर मॉर्टल वर्ल्ड में जाने की इजाजत दी थी और मैं डीमंस और डीमन किंग्स को खाना देने के लिए पावर्स का शिकार करता हूँ। और डेथ से वापस आने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ और जबकि मैं वॉइड से डीमंस और डीमन किंग्स की पावर को ले सकता हूँ बट इसका मतलब ये था कि जो डीमंस होते हैं मेरी बॉडी को बोरो कर लेते हैं और जो ये वॉइड है मेरी बॉडी का यूज करके ऊपर उठ सकता है और यही इसका मेन पर्पस है, मेरी बॉडी का यूज करके ऊपर उठना, इस पूरे वर्ल्ड को डिवॉवर करना विद द हेल्प ऑफ माई बॉडी। एनीवे यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जब वॉइड खुद हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। बट जब अब उसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है तो क्या अब वो हमें यहाँ से जाने दे सकता है और अब यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है बाहर जाने का। देन कैप्टन कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि हम लोग हार मान ले और क्या हम लोग ऐसे ही बैठे रहे यहाँ पर और वर्ल्ड को खत्म होने दें। देन डायल कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या हमें किसी गॉड की प्रार्थना करनी चाहिए। और ये सुन के जो कैप्टन होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के। देन कैटी कहती है बहुत ज्यादा हो गया बस करो तुम लोग, क्या ये टाइम लड़ने का है जब पूरा वर्ल्ड खत्म होने के कगार में है। देन कैटी डायल से कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुमने कॉन्टेक्ट बनाया है वॉइड के डिवाइन पावर के लिए, मैंने सही कहा ना। डायल कहता है हाँ पर क्यों। देन कैटी कहती है चलो कॉन्टेक्ट में संशोधन करते हैं और ऐसा ऑफर बनाते हैं कि वो रिफ्यूज ही ना कर पाए। देन डायल कहता है क्या एक ऑफर बनाना, तुम लोग इतने भी रिडिकुलस ना हो और ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तभी कैटी कहती है अगर क्या हो वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उस पावर को ऑब्टेन ना कर सके। देन डायल कहता है क्या, और फिर दोबारा से कैटी कहती है अभी भी एक गॉड है जो अभी तक अवतरित नहीं हुआ है और ये पावर उस ट्रू गॉड की है जो अभी तक इस वर्ल्ड में नहीं आया है और हम लोग ट्रू गॉड की पावर का प्रॉमिस कर सकते हैं। और ये सुनकर डायल और कैप्टन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है कैटी क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम उस गॉड को उतरते हुए देख सकती हो। तभी कैटी कहती है अभी हमें टाइम की जरूरत है और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे भी पता है जो कैप्टन थे वो शुरुआत से ही ये नहीं करवाना चाहते थे और ये होने से रोक रहे थे बट हमें सबसे पहले हमें कुछ भी करने के लिए हमें खुद को बचाना होगा और फिर वो लोग भी समझ जाते हैं। तभी जो हमारा डायल होता है वो बैठते हुए कहता है तो फिर चलो इसको एक बार करके देखते हैं। बट मैं ऑनेस्टली कहूँ इसके फेल होने के ज्यादा चांसेस हैं, पर जैसा कि तुमने कहा इससे अच्छा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और फिर तभी जो डायल होता है वो अपने अंगूठे को अपने चेस्ट के पास लेकर आता है और फिर अपने चेस्ट में अपने अंगूठे को डाल देता है और उस जगह पर पूरा ब्लैक ब्लैक जैसा निशान बन जाता है और फिर वो अपने अंगूठे को अपने चेस्ट से बाहर निकालता है और इस टाइम पर उसका अंगूठा पूरा ब्लैक कलर का दिख रहा था। देन वो उस ब्लैक कलर जैसी चीज को अपने अंगूठे से नीचे गिराता है और जैसे जैसे वो चीज नीचे गिर रही थी वैसे वैसे वो बड़ी होती जा रही थी और फिर एकदम से ही डायल के सामने ब्लैक कलर की एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। और ये सब कुछ कैटी और कैप्टन दोनों ही देख रहे थे और वो दोनों भी इसे देखकर थोड़ा सा घबरा रहे थे। और देन उनके सामने एक बहुत बड़ा फिगर आगे अपीयर हो जाता है और उसके सामने जो वो तीनों थे बहुत ज्यादा ही छोटे लग रहे थे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बगल में दो और बड़े बड़े फिगर खड़े होते हैं और जो पहले वाला फिगर होता है वो उन दोनों फिगर के बीच में बैठा होता है। और फिर तभी वो दोनों जो फिगर होते हैं वो उनके सामने झुक जाते हैं और फिर हमें किसी फिगर के पैर को दिखाए जाते हैं और किसी के हाथों को दिखाया जाता है जो कि एकदम ही ब्लैक ब्लैक होते हैं। और देन उसके फेस और उसकी आंखों को दिखाया जाता है और आखिरी में वो फिगर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो तीनों लोग ही साथ में खड़े होकर उस फिगर को देख रहे होते हैं। और तभी जो हमारा डायल होता है वो कुछ अलग लैंग्वेज में उससे कहता है। देन जो ब्लैक फिगर होता है वो भी डायल से कुछ कहता है और तभी जो कैटी होती है वो कहती है कैप्टन आखिरकार ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं उनकी बातों को। और तभी कैप्टन कहता है नहीं मैंने भी इस लैंग्वेज को कभी भी नहीं सुना। देन कैटी कहती है ये सब कुछ कैसा जाएगा, क्या ये वर्क करेगा। और फिर तभी हमें डायल को दिखाया जाता है वो जो ब्लैक फिगर होता है अपना हाथ डायल के सामने ले आता है और एक तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है और फिर तभी हमें कैटी के पैरों की
तरफ दिखाया जाता है और कैटी कह रही होती है आखिरकार ये चीज है क्या। और जो वो ब्लैक फिगर होता है अपनी ब्लैक पावर से उन दोनों को उठा लेता है और वो दोनों बस डायल का नाम ले रहे थे। और जो कैटी होती है वो कहती है ये क्या है, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। और फिर उन दोनों को ही जो वो ब्लैक एनर्जी होती है दोनों को खाने लगती है और वो दोनों लोग ही उसके अंदर जाने लगते हैं और फिर वो दोनों लोग ही एक जगह पर आ जाते हैं। तभी जो कैटी होती है वो कहती है आखिरकार हम लोग कहाँ पर हैं। तभी जो कैप्टन होता है आखिरकार डायल कहाँ है। देन कैटी कहती है कैप्टन उधर देखो और हमें दिखाया जाता है जो डायल होता है वो बेहोश पड़ा होता है। देन कैप्टन कहता है ऐसा लगता है कि जो वॉइड है वो जा चुका है और अब हमें सिर्फ इंतजार करना होगा और देखना होगा। और अब चलो वापस चलते हैं अपने बेस की तरफ। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें अनबिलीवर्स के ईस्ट ब्रांच बेस को दिखाया जाता है। अब हमें दो आदमियों को गन लिए हुए खड़े हुए दिखाया जाता है और उनमें से एक आदमी कहता है एंड में जो कैटी सेनपाई थी वो भी भाग निकली और जो यूनिट थी वो कम्प्लीटली मिस हो चुकी थी। फिर तभी दूसरा आदमी कहता है जो फॉर्मर कैप्टन थे उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया है और अब वो उसके पास गए हैं राइट। और फिर तभी दूसरा आदमी कहता है उस कैप्टन वॉल्टर का तो जिक्र ही मत करो और वो गॉड्स को मारने के लिए कुछ वेपन जैसी चीज बना रहा है और इसी की वजह से जो हाफ यूनिट थी वो जा चुकी है। और जो कैटी थी वो एकमात्र लड़की थी जो उसकी बकवास सुनती थी। और फिर तभी पहले वाला आदमी कहता है सेनपाई उधर देखो। और फिर दूसरा आदमी कहता है वो है क्या। देन दूसरा आदमी कहता है कोई चीज यहाँ आ रही है। और जब वो दूरबीन लगा के देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो कैप्टन वॉल्टर है, जो कैप्टन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी जो कैटी होती है वो अपने मन में सोचती है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी वेलकम करने वाला नहीं है। और फिर तभी हमें किसी और आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कैप्टन वॉल्कर आखिरकार कितना समय हो चुका है। तभी जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है साइमन तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम सही में बिल्कुल एकदम वैसे ही हो। और जैसे वो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं वैसे ही सभी लोग उनके ऊपर गन तान लेते हैं और उनसे कहते हैं बिल्कुल भी मत हिलना। और तभी वो लोग कहते हैं क्या तुम हम पर शक कर रहे हो। और फिर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो बिलीवर्स की संख्या वो दोगुनी हो चुकी है और किसे ही पता कौन बिलीवर है कौन बिलीवर नहीं है। इसे पर्सनली मत लेना, ये बस एक फॉर्मल प्रोसीजर है। वैसे कुछ चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी है जब तुम यहाँ से चले गए थे। सिस्टम ऑफ प्रूफ अनबिलीफ, मतलब तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम बिलीवर नहीं हो। और अगर कोई सेंचुरी में एंटर करता है और अगर वो प्रूफ करने से फेल हो जाता है तो उन्हें मार दिया जाता है। और फिर तभी जो कैटी होती है वो कहती है साइमन क्या तो क्रेजी हो चुका है और तुम ये कर रहे हो हमारे कैप्टन के साथ। और फिर वो आदमी कहता है कैटी फॉर्मर कैप्टन सही से बोलो। और फिर हमारा कैप्टन कहता है अच्छा एक्सिक्यूशन के लिए जो एल्डर्स हैं क्या वो राजी हैं और इस ब्रांच का अभी करंट कैप्टन कौन है। तभी साइमन कहता है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर मैं भी बिलीवर बन सकता हूँ, तो अब जल्दी करो और प्रूव करो कि तुम बिलीवर नहीं हो। अभी जो कैप्टन होता है वो कहता है मैं नहीं कर सकता। साइमन कहता है क्या, दोबारा से अपना कैप्टन कहता है मैं नहीं कर सकता। और फिर तभी साइमन जो होता है 2 बिलीवर्स को ले आता है जिनके मुंह पर पट्टियां बंधी होती हैं। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है प्रूव करने का मतलब यह है कि हमें किडनैप बिलीवर्स को मारना पड़ेगा और अगर बिलीवर्स को मार के प्रूव करना कि हम अनबिलीवर्स हैं तो फिर आखिरकार हम उन सेंचुरी वालों से अलग कैसे हुए और इन बिलीवर्स को मारने से क्या ही फर्क पड़ता है, मारना है तो उन गॉड्स को मारो। और फिर तभी साइमन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अभी भी कहते हो कि वो जो गॉड्स है वो मर सकते हैं और यहाँ पर इस पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला। देन जो कैटी होती है वो कहती है ये कोई नॉनसेंस वाली बात नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी खुद की आंखों से उन देवताओं उन गॉड्स को मरते हुए। देन साइमन कैटी से कहता है आखिरकार तुमने क्या देखा और तुम किस बारे में बात कर रही हो। और तभी जो हमारा कैप्टन होता है वो अपने डायल की तरफ इशारा करते हुए और चिल्लाते हुए कहता है ये रहा वो आदमी जो कि वेपन है गॉड्स को मारने का। तभी साइमन कहता है क्या सिर्फ ये एक लड़का और आखिरकार ये एक वेपन कैसे हो सकता है। तभी हमारा कैप्टन कहता है तुम्हें इस पर भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरी लैब के अंदर जाने दो, मुझे इसके ब्लड को निकालने की जरूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी साइमन कहता है क्या हम तुम्हें अपनी लैब को यूज करने दे, पर ऐसा क्यों और हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तुम्हें लैब का यूज करने क्यों ही दे। तभी हमारा कैप्टन कहता है तुम लोग इसके बारे में सोचो, मैं यहाँ पर क्यों ही आता। और जो गॉड को मारने की पावर है वो सिर्फ इस लड़के के लिए नहीं है, इस लड़के डायल के ब्लड को अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूज करके हम लोग भी वो वेपन बन सकते हैं जो गॉड को मार सकता है। और चाहे कोई भी हो वो इसका यूज करके कुछ घंटों के लिए डीमंस की पावर का यूज कर सकता है। और तभी जो साइमन होता है वो कहता है क्या पावर ऑफ डीमन। तभी हमारा कैप्टन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसीलिए एल्डर्स को इन्फॉर्म करो और सारे ब्रांच के कैप्टन्स को भी इन्फॉर्म करो और जो फाइनल प्लान है वो चालू होने वाला है और अब शो डाउन के लिए तैयारी
जारी करो। और गॉड को मारने वाली यूनिट, द गॉड स्लेइंग यूनिट, वो रेडी है और हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। हमें अब डायल को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जल्द ही जो ट्रू गॉड है वो इस अर्थ पे आने वाला है और मैं उसे हंट करके उसकी पावर को आपको ऑफर करूंगा और आपको इसके लिए सबसे पहले डिस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा। और तभी जो वाइड का मास्टर होता है वो डायल से कहता है तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो मेरे वेसल, तुम बस कुछ डीमंस की पावर्स को उधार लेते हो और इससे तुम ये सोचते हो कि तुम उस ट्रू गॉड की पावर को कैप्चर कर सकते हो। और तभी जो हमारा डायल होता है वो अपने मन में कहता है डैम, क्या मैं फेल हो चुका हूँ। और फिर दोबारा से मास्टर ऑफ वाइड कहता है जो ये वर्ल्ड है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और मेरा वो पार्ट जो तुम्हारे अंदर कैद है वो सिर्फ 1 या 2 शहर को ही निकल पाएगा बस। और फिर तभी जो डायल होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये पूरे वर्ल्ड को स्वेलो नहीं करना चाहता था। तो फिर डायल उस वाइड के मास्टर से कहता है तो फिर आप क्या करना चाहते हो। और फिर उसकी उंगली को हटाते हुए कहता है तो फिर तुम इस अर्थ में अपीयर क्यों हुए हो। और फिर तभी जो वाइड का मास्टर होता है एक तरफ इशारा करता है और ये उन्हीं दोनों की तरफ इशारा कर रहा था, कार्टी एंड कैप्टन की तरफ। और ये सब कुछ पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है और उनकी तरफ हाथ करते हुए वाइड का मास्टर कहता है अभी तक तुम अभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो। और फिर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है मैं बस तुम्हारी मौत को रोक रहा हूँ। तभी जो डायल होता है वो कहता है क्या, और क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमें बचा रहे हो। और फिर दोबारा से वो वाइड का मास्टर कहता है जैसे कि तुम्हें मेरे स्ट्रेंथ की जरूरत है और वैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत है जैसे कि तुम्हें मुझे है, और तुम इस वाइड की दुनिया को वर्ल्ड को बाहर ला सकते हो और ये वही है मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा डायल होता है वो कहता है क्या, वर्ल्ड ऑफ द वाइड। और तभी वाइड मैन कहता है सारी डिजायर से सबसे एशियंट वो ये है कि इस वर्ल्ड का एक अंत 2 पार्ट में बांट दिया गया और ये कहानी इतनी पुरानी है कि इसे समझा भी नहीं जा सकता। और फिर हमें मास्टर ऑफ वाइड बताता है हेवन, अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड, ये 3 वर्ल्ड और 6 पाथ और हमेशा ये 2 फोर्सेस रही हैं और हर एक का अपना ओन पर्पस है, जैसे कि द इंटर्निटी ऑफ ऑल थिंग जिसे कि इन्फिनिटी कहते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ ऑल थिंग जिसे कि वॉइड कहते हैं। और युगों को बिताने के बाद जो रियाल्म की सोल्स थी 2 फोर्सेस द्वारा एक साथ आ गई जिससे कि 2 चीजों का क्रिएशन हुआ, हेवंस एंड अंडरवर्ल्ड। और तुम ह्यूमंस की वजह से मैं और वो ट्रू गॉड हम दोनों का ही जन्म हुआ। और जो ह्यूमैनिटी का पर्पस है वो अपने आप में वो ह्यूमंस की सोल को नरिश करने के लिए हुआ है। और जो ये वाइड का वर्ल्ड है यहाँ पर हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, यही तुम सबका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। और इस वॉर में इस वर्ल्ड का फेट डिसाइड होगा और तुम्हें इसमें जरूर ही जीतना होगा। और जो मेरी विल होगी वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, बस तुम ऐसे ही चलते रहो और उनसे लड़ते रहो। और फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है और वो वाइड कहता है ये वही है जो मेरे प्लान को आगे बढ़ाएगा। देन डायल को दिखाया जाता है और ये वही है जो मेरी पावर को यूज करेगा और ये वो है जो मेरी इच्छा को प्रकट करती है और इन्फिनिटी के फॉलोवर्स है ये दुनिया, मुझे जरूर। और ये कहकर मास्टर ऑफ वाइड रुक जाता है। तभी डायल कहता है क्या, और इस वर्ल्ड का अंत तुम और गॉड्स दोनों कर सकते हो, तो आखिरकार ह्यूमंस तुम्हारी बैटल क्यों लड़े और इसके लिए मेरी फैमिली को क्यों मारा गया, और तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूं, फकिंग रेडिकुलस बास्टर्ड। और फिर तभी कोई कहता है एरोगेंट ह्यूमन, वाइड के मास्टर के सामने अपने ये नुकीले दांत मत दिखाओ। और ये मास्टर ऑफ वाइड के सर्वेंट कह रहे होते हैं जिनके नाम ए और हम होता है, और ये कहकर वो लोग दोनों ही अपने मुक्के से डायल को दबाने लगते हैं। और फिर तभी कोई कहता है ए हम गेट आउट। अभी भी जो डायल था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आखिरकार तुम लोग क्यों ह्यूमंस का यूज कर रहे हो, और अगर तुम्हें बैटल लड़नी है तो अपने आप लड़ो जाके। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर ऑफ वाइड होता है वो उन दोनों गार्ड्स के बीच में उड़ रहा होता है और वो दोनों गार्ड्स के मुक्के हमारे डायल को दबा रहे होते हैं। और वैसे ही जो मास्टर ऑफ वाइड होता है वो कहता है ओ वेल, जो दोनों वर्ल्ड्स को क्रॉस कर सकती है वो सिर्फ ह्यूमंस की सोल है और इवेंचुअली तुम जो चाहते हो वही होगा। और क्या तुम मेरे पाथ पे चलना चाहोगे, रिवेंज और तुम्हारी फैमिली, और तुमने गोल्ड की पावर तो देखी ही है। और जो सोल होती हैं ना ही तो वो मरती हैं और ना ही तो वो जिंदा रहती हैं, और वो बस आपस में उलझे हुए होते हैं और चीखते रहते हैं। और वो लोग रहेंगे इंटर्निटी के टाइम में उन गॉड्स के लिए एक फ्यूल की तरह, और उस वन ट्रू गॉड के साथ जो इंटर्निटी होगी वो कैसी ही दिखेगी, और वो उसकी नेचर की ट्रू पावर होती है। और जो तुम्हारी फैमिली की सोल है वो भी उसका पार्ट है, उस पावर का पार्ट है। और फिर जो डायल होता है वो कहता है आखिरकार तुम
कहना क्या चाहते हो। तभी वर्ड ऑफ मास्टर कहता है मैं एक और क्लॉज को ऐड करना चाहूंगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो दिन जब गॉड का हंट खत्म हो जाएगा और जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। और फिर पता नहीं आगे कुछ और कहता है कुछ सिंबल्स में, बट जो हमारा डायल होता है वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाता है कि वो आगे क्या कह रहा है। और वो बस कह रहा होता है तुमने क्या कहा, बस थोड़ी देर और रुको। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और कोई कह रहा होता है ये मूव कर रहा है, इसका जो दिल है वो धड़कने लगा है और ये उठने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो डायल होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है और एकदम सदमे में उठ जाता है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो डायल था वो जाग चुका था और जैसे ही वो जागता है तो वो अपने आसपास देखने लगता है और फिर एक आदमी कहता है वाह तुम तो दोबारा से सही में जिंदा हो गए, ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। जो वोल्टर ने कहा था वो सही था। और तभी हमारा डायल कहता है तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो आदमी कहता है गॉड किलर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और ये मीटिंग भले ही हमारी फर्स्ट मीटिंग है बट हम कुछ टेस्ट को कंडक्ट करना चाहते हैं, हमें तुम पर विश्वास करने के लिए ये टेस्ट लेना पड़ेगा। और इस टाइम पर डायल के सामने एक बड़ा सा रोबोट खड़ा होता है और अगर तुम सही में गॉड किलर हो तो तुम इसे आसानी से हैंडल कर लोगे, मैंने सही कहा ना। और ये एक स्पेशली मॉडिफाइड वर्जन है फ्रॉम द लास्ट वॉर। और फिर वैसे ही जो हमारा डायल होता है वो उस रोबोट की तरफ अटैक करने के लिए चल देता है। देन डायल कहता है वैसन और तभी वो अपने हाथों को जोड़ता है और उसके हाथों से ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है। और इस अटैक से जो वो रोबोट था वो नीचे गिर चुका था और वहाँ की आसपास चीजें सब तबाह हो चुकी थी। और अब हमें दिखाया जाता है डायल उस रोबोट को पूरी तरीके से खत्म कर चुका होता है। देन डायल बहुत ज्यादा गुस्से के साथ कहता है तुम लोग कौन हो। और जो आदमी डायल के सामने होता है वो कहता है शांत हो जाओ, हम दोनों ही सेम हैं। देन डायल कहता है हम किसके अकॉर्डिंग सेम हैं, जल्दी से इसका आंसर दो और ये कौन सी गॉड की सेंचुरी है। और फिर तभी कोई कहता है ये गॉड की सेंचुरी नहीं है, ये नॉन बिलीवर्स का ईस्टर्न बेस है और यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो लोग उन गॉड्स के खिलाफ हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई हमारे डायल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है नाइस टू मीट यू, मैंने तुम्हारे बारे में वॉल्टर से सुना था और जैसा कि वॉल्टर ने कहा था तुम उतने ही स्ट्रांग हो और मैं ईस्टर्न बेस के करंट कमांडर हूँ और मेरा नाम हाना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें दो लड़कियों के पैरों को दिखाया जाता है जिसमें कि एक लड़के के पिंक कलर के बाल होते हैं और वो बड़ी वाली लड़की को लेकर भाग रही होती है कहीं पर। देन तभी जो बड़ी वाली लड़की होती है वो गिर जाती है और फिर तभी पिंक बालों वाली लड़की उस बड़ी लड़की को उठाती है और देन वो लड़की हाना से कहती है हाना तुम मेरी बात सुनो, तुम जितनी दूर यहाँ से जा सको तुम उतनी दूर यहाँ से भाग जाओ, इन सेंचुरीज से बहुत दूर। और तभी कोई चीज उसको हवा में उड़ाने लगती है और वो लड़की बस सही कह रही होती है हाना बस तुम भाग जाओ। और फिर जो हाना होती है वो कहती है आखिरकार एक इंसान क्या ही कर सकता है गॉड की प्रेजेंस में, उन गॉड्स के लिए ह्यूमंस बस एक कीड़े जैसे हैं, तुम उन गॉड से हेट कर सकते हो लेकिन उनसे लड़ने की कोशिश करना वो एकदम बेकार है। भले ही मैं लीडर हूँ नॉन बिलीवर्स की और मैं पहले यही सब कुछ सोचा करती थी पर हालांकि इस इंसान ने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया है जस्ट मेरे सामने और अब ह्यूमंस कभी भी पावरलेस नहीं रहेंगे और अगर ये वही है तो हम शायद कर सकते हैं और फ्यूचर में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, उन गॉड से छुटकारा पाना, ह्यूमैनिटी दोबारा से आजाद होगी। और अब हमें दिखाया जाता है जो हाना होती है अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डायल से कहती है मेरा नाम हाना है, मैं अभी ईस्टर्न बेस की करंट कमांडर हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और तभी जो डायल होता है वो उसका हाथ हटाते हुए कहता है क्या ये नॉन बिलीवर्स का ईस्टर्न बेस है और अभी वॉल्टर किधर है। और फिर जो हाना होती है वो कहती वाह इसे अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना। और फिर दोबारा डायल से कहती मैंने ये सब कुछ पहले से सुना है लेकिन डायल तुम सचमुच लापरवाह हो और नॉट यू और ये मुझे पसंद आया। देन डायल कहता है मुझे जवाब दो आखिरकार मैं इसे कैसे पहचानूं कि ये नॉन बिलीवर्स का बेस है और अभी वो ओल्ड मैन कहाँ पर है। देन जो हाना होती है वो डायल को कुछ देते हुए कहती है जो सन भाई है वो अभी थोड़ा बिजी है और उन्होंने मुझे ये देने के लिए कहा था और अगर वो यहाँ नहीं होता तो ये जल जाता और उन्होंने कहा था इसे अब इधर उधर मत लेके जाना और यहीं पर छोड़ देना। और उन्होंने ये भी कहा था तुमसे बताने के लिए कि आज से जो ये प्लेस है वो तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे लिए प्रीशियस है और तुम भी नहीं चाहते होगे कि ये नष्ट हो जाए और इतना प्रूफ इनफ है और हम लोग एक ही साइड में हैं और हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा कमरा ढूंढ लिया है और वो रूम तुम्हारे लिए एकदम सही है और ये रूम ज्यादा अच्छा नहीं है। बट तभी जो डायल होता है
है वो कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तभी हाना डायल की तरफ देखते हुए कहती है तो अब फ्रेश हो जाओ और जल्दी से चेंज कर लो। और तभी वो उसके बालों को छूने लगती है और कहती है तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, क्या मैं इन्हें कट कर दूं? और देन हमें डायल के बालों को दिखाया जाता है और उस लड़की ने डायल के बालों को काट दिया होता है। और अब हमें डायल को दिखाया जाता है जो कि न्यू ड्रेस में होता है और उस ड्रेस को छूते हुए कहता है ये थोड़ी सी टाइट नहीं है? देन हाना कहती है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, तुम बहुत ज्यादा हीरोइक लग रहे हो। देन डायल कहता है क्या हीरोइक? और तभी जो हाना होती है वो डायल का हाथ पकड़ते हुए कहते चलो अब चलते हैं, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायल और हाना दोनों ही साथ में चलते हुए आ रहे होते हैं और वहाँ पर सभी लोग ही उन दोनों को देख रहे होते हैं। देन डायल अपने मन में सोचता है आखिरकार ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। देन डायल हाना से कहता है हाना क्या इन लोगों को मेरे बारे में पता है? तभी हाना कहती है हाँ तुम बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो चुके हो और हम सभी लोग तुम्हें ही देख रहे थे उस मोमेंट से जब तुम जागे थे और उससे फाइट किए थे। और अगर गॉड किलिंग वेपन रियल है तो हमें इसीलिए ये तो देखना ही था। और सभी लोग बहुत समय तक भूल चुके थे हमें यहाँ तक कैसे लाया गया एक साथ, ये अस्पष्ट है और समझ से परे है लेकिन ये एक अनोखी फीलिंग है। और अब हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तुमने ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिनकी तुम परवाह करते थे और अब तुम ही हमारी होप हो। देन डायल सोचते हुए कहता है क्या होप? और तभी डायल अपने हाथों को देखते हुए कहता है क्या होप नहीं, मैंने साफ साफ देखा है और वो चीज जो सर्व करती है वॉइड को उसने मुझसे कहा था वो वही है जिसने मुझे पावर दी है ये, और वो एक दिन इस पूरे वर्ल्ड को कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा और मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है उसको पावर को उधार लेने की बजाय। और स्टिल अभी भी इसका मतलब कोई भी होप नहीं है। और तभी जो हाना होती है वो कहती है ग्रेट पावर के साथ ग्रेट प्राइस भी आता है। और क्या ऐसा है? और तुम्हारा मतलब ये है कि तुम वॉइड से पावर उधार लेते हो? और तभी डायल कहता है क्या तुम्हें पता है? देन हाना कहती है वॉल्टर ने मुझे बताया था जब ये वर्ल्ड ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था, पर तुम ज्यादा परेशान मत हो, जो वॉइड होगी वो दोबारा से कभी भी अपीयर नहीं होगी। और क्या तुमने नोटिस किया हमने तुम्हारे हार्ट में बॉम्ब प्लांट कर दिया है। और फिर तभी हाना उसके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है तो अब रिलैक्स हो जाओ और अब कभी ऐसी सिचुएशन दोबारा से नहीं हो आएगी, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि ये एकदम ही नीट और टाइडी हो। और क्या अब तुम समझ गए? तभी जो डायल होता है वो भी कहता है ठीक है ठीक है। और देन वो अपने मन में सोचता है क्या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए इसके लिए, और अगर कुछ वैसा होता है 2 से 3 बम लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं, तो इसीलिए तुम इसके फेल होने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और अब जो डायल होता है उसकी बातें सुन करके अब पक चुका होता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया और अब चुप हो जाओ। और तभी जो वो लड़की होती है वो एक बटन को दबाती है और वैसे ही उनके सामने का जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है। और अब वो लड़की डायल से कहती है हम लोग इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे और फिलहाल अभी हमें गॉड को कंट्रोल करने में फोकस करना चाहिए। और अभी से एक हफ्ते बाद द डिवाइन फेट यूनिट का फर्स्ट ऑफिशियल ऑपरेशन शुरू होने वाला है। और जब ये डायल सुनता है वो कहता है क्या डिवाइन फेट यूनिट, वो तो। और ये कह करके डायल रुक जाता है और तभी हमें कैप्टन वॉल्टर को दिखाया जाता है। और जब वो डायल को देखते हैं तो वो कहते हैं डायल आखिरकार तुम उठ ही गए, और क्या तुमने हेयर कट कराया है? तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। और फिर तभी जो डायल होता है वो कहता है नहीं, सबसे पहले तुम मुझे इस चीज का एक्सप्लेनेशन दो, आखिरकार ये चीज है क्या और आखिरकार आप कर क्या रहे हो। और हमें दिखाया जाता है उनके सामने एक बहुत अजीब सी चीज होती है जो कि क्यूब के अंदर बंद होती है। अभी जो वॉल्टर होता है वो कहता है ये तुम्हारे ब्लड से बना हुआ आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म का सॉल्ट है। और फिर डायल उसको देखते हुए कहता है क्या ये वही है जो मेरे ब्लड से बना है? और फिर तभी जो वॉल्टर होता है वो कहता है तुम्हारे ब्लड को इन्फ्यूज करने से कोई भी फिजिकल एबिलिटीज को पुश कर सकता है एक लिमिट तक, बट तुम्हारे डिमोनिक स्पेशल एबिलिटीज को नहीं। बस इससे फिजिकल एबिलिटीज ही इनहांस होंगी और तुम्हारे डिमोनिक पावर्स का यूज करने के लिए तुम्हारे अंदर डीमन पोसेस होना चाहिए। और फिर डायल कहता है आखिरकार मैं इस चीज से डीमन को पोसेस कैसे कर पाऊंगा? तभी जो वॉल्टर होता है वो कहता है मैंने इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया और जो इसका सीरम है वो तुम्हारी बॉडी से है, और जो भी इस सीरम को लेने वाला डीमन का नाम लेगा तो जो ये आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म होगा ये कंटेन करेगा डीमन सोल को और फिर उसे बुलाया जा सकता है। और फिर तभी जो हाना होती है वो कहती है जो यूनिट इस डिवाइन पावर को यूज करेगी उस यूनिट को कहेंगे द डिवाइन फेट यूनिट। और फिर तभी डायल होता है वो उस सिरप को देखते हुए कहता है
है, क्या डिवाइन फेट यूनिट। तभी हाना किसी चीज को निकालते हुए कहती है बट अभी भी बहुत सारा वर्क बाकी है करने के लिए, और ये एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग है और ये डिवाइन फेट यूनिट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, और ये प्रूव करता है कि जो डीमन पोजीशन है ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो कोई भी इसे परफॉर्म कर सके। और इसके सिलेक्शन टेस्ट में 140 एजेंट अप्लाई किए थे और उनमें से 100 लोग सीरम इंजेक्शन स्टेज तक पहुंच गए, बट इसके आगे के नेक्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम है, और जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डीमन पोजीशन। तो ये वाला की स्टार्टिंग में जो हाना होती है वो कह रही होती है 140 लोग अप्लाई किए थे सिलेक्शन टेस्ट के लिए और उसमें से सिर्फ 100 लोग ही सीरम इंजेक्शन स्टेज तक पहुंच पाए थे, बट जो आगे की नेक्स्ट स्टेज थी वो प्रॉब्लम थी, और जो आगे का नेक्स्ट स्टेज था वो है डिमोनिक पोजीशन। और अगर तुम उस इंजेक्शन को लेने के बाद डेविल का नाम लेते हो तो फिर तुम डीमन को सम्मन कर पाओगे, और जो डीमन को पोजेस करने का वे है वो तो सिंपल है, सम्मन किए हुए डीमन को किल करके। और डीमन को पोजेस करने में जो 99 लोग हैं वो मर चुके हैं और जो 60 हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, और जिन 140 एजेंट्स ने अप्लाई किया था उनमें से सिर्फ एक डिमोनिक पोजीशन फेज को पा पाया था, और वो है डिवाइन फेट यूनिट फर्स्ट एजेंट, उसका नाम है कैटी। और अब यहाँ पर जो कैटी की ट्रेनिंग है वो होने वाली है। इस टाइम पर जो कैटी है अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही है, और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है रुक जाओ बस होने ही वाला है, और इसका नाम क्यू होता है, और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है नॉन बिलीवर्स के ईस्टर्न बेस का। और फिर तभी जो क्यू होता है वो कैटी से कहता है सन भाई तुम्हें पता है आज की ट्रेनिंग का पर्पस राइट। और फिर जो कैटी होती है वो कहती है क्या ये डीमन के पोजेस करने जैसा नहीं है। और फिर जो क्यू होता है वो कहता है हाँ इसे पोजेस करना इतना जरूरी नहीं है इस ट्रेनिंग में, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो पहले से डिफरेंट होगा। और सुनबे जो 3 डीमंस को पोजेस किया था वो कम पावरफुल थे, और जो आज का अपोनेंट होगा वो इंटरमीडिएट होगा। और फॉर्मर कमांडर वॉल्टर के अकॉर्डिंग जो छोटे डीमंस होंगे उनके पास पल्टन की ताकत होगी, और जो इंटरमीडिएट डीमन होगा उसके पास पावर होगी बैटालियन की। और अब हमने दुनिया के एंड के लिए तैयारी कर ली है, बट इससे तुम मर भी सकती हो। और फिर तभी जो कैटी होती है वो कहती है क्यों अगर मैं इतने से ही मर जाती तो अब तक की मैं 10 बार और मर चुकी होती, और अब बस तुम देखो और एंजॉय करो इस नूना फाइट को। और फिर ये कहकर बहुत ज्यादा ही चिल्लाने लगती है, और तभी जो क्यू होता है वो कहता है अगर तुम रेडी हो तो तुम डेविल का 8 टाइम्स नेम लेना, और जो इसकी एबिलिटीज है वो अभी भी अननोन है, और आज के लिए बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए और इसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। देन तभी कैटी कहती है चुप हो जाओ, अगर तुम ये इन्वेस्टिगेशन जैसे कहोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं भागने वाली। और फिर तभी जो कैटी होती है वो नाम लेती है पेलेग, और अब हमें उसके सामने दिखाया जाता है कोई बहुत ज्यादा अजीब सा क्रिएचर उसके सामने खड़ा होता है। देन तभी कैटी कहती है क्या ये ठीक है। और तभी जो क्यू होता है वो कहता है श्योरली अभी तक सिर्फ एक ही सोल रिस्पॉन्स की है। और तभी हमें दिखाया जाता है कैटी के सामने बहुत सारे डीमन छोटे छोटे आके खड़े हो चुके होते हैं, और एक बहुत बड़ा सा डीमन भी कैटी के सामने आ चुका होता है। और फिर कैटी कहती है तुम्हारा बटालियन कहने का मतलब ये था, और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस की सेना तैयार हो चुकी होती है, कैटी भी तैयार हो चुकी होती है उनसे फाइट करने के लिए। और कैटी कहती है मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट इनसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, इन सबको साफ कर दो। देन कैटी कहती है साई, और देन तभी कैटी की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती हैं और इसमें ब्लैक कलर के थ्रेड्स आने लगते हैं। और देन तभी हमें कैटी के पीछे बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है, और इस टाइम पर जो डीमंस थे वो भी एकदम कैटी के सामने आ चुके होते हैं। और देन तभी कैटी के जस्ट फेस के सामने एक डीमन का हाथ आ चुका होता है, और जो कैटी होती है वो कहती है मैं तुम्हें देख सकती हूँ। देन तभी कैटी उसका हाथ काट देती है, बट और भी डीमंस उस पर हमला करने लगे थे, जिससे कि जो कैटी होती है वो पीछे जाकर गिरती है। और अब हमें दिखाया जाता है उसके हाथों में एक चीज होती है, और वो उस चीज को आगे की तरफ फेंकती है, और वो उस चीज की वजह से वहां से बच के निकल जाती है। देन कैटी कहती है अगर मैं इनसे 1 by 1 लड़ूंगी तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, और जो कंबाइंड पावर होगी 2 या 2 से ज्यादा डीमंस के लिए वो इस बॉडी के लिए बहुत ज्यादा होगी, बट अब मुझे क्या करना चाहिए। देन गाय दोबारा से एक और नाम लेती है आनक, और तभी जो कैटी होती है वो आनक के बारे में बताती है, और कहती है जो आनक की एबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है पावर एरिया के इफेक्ट, और ये एबिलिटी ज्यादा अपोनेंट्स को फेस करने के लिए यूज होती है। देन कैटी उसी चीज का यूज करके अपने सभी अपोनेंट्स को काट देती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं हर एक की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होती है। और अब कैटी कहती है चलो हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ एक बचा है। तभी हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है सन भाई बहुत हुआ, तुमने इनफ डेटा कलेक्ट कर लिया है। और तभी जो कैटी होती है वो हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं भागने वाली। और अब हमें दिखाया जाता है जो वो बड़ा सा डेविल होता है वो कैटी की तरफ ही आ रहा होता है, और तुरंत ही अपने हाथों से अटैक कर देता है। और जो कैटी होती है वो भी कहती है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी कैटी दोबारा से कहती है अब क्या, और क्या ये मेरे से ज्यादा हायर है, और क्या मैं इसे नहीं संभाल सकती। और
देन वो डीमन दोबारा से कैटी की तरफ अटैक कर देता है और वो डीमन अपने हाथों से कैटी को पकड़ लेता है। और अब इस टाइम पर कैटी कैप्टन वॉल्टर की बातों को याद करती है, जहाँ कैप्टन वॉल्टर कैटी से कह रहे होते हैं, याद रखना जो डीमंस होते हैं वो अपनी शक्तियों को उधार देने से पहले पेन की डिमांड करते हैं, लेकिन हर इंसान की पीड़ा की एक सीमा होती है और जब तुम पेन थ्रेशोल्ड को पार कर जाओगी तो आउटकम दो चीजों में से एक हो सकता है, या तो तुम मारी जाओगी या तो तुम डीमन के द्वारा पोजेस हो जाओगी और ये एक जुआ होगा। और तभी जो कैटी होती है ज्यादा ही थकी हालत में कहती है कियल, पर तभी उसका मुंह कोई पकड़ लेता है उसके कहने से पहले, और तभी कोई कहता है ब्राज। और अब हमें दिखाया जाता है जो सामने डीमन होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं और ये और कोई नहीं अपना डायल था, उसने उसके मुंह को बंद किया था, उसको अपने हाथों से उठा लिया था। और फिर तभी वो कैटी से कहता है क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है और क्या तुम जानती हो गलत जजमेंट लेने का दर्द। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन वॉल्टर डायल से कह रहा होता है जो कैटी है वो आज से तुम्हारी पार्टनर है और वो अभी पूरी तरीके से डीमन पावर को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन उसे वॉर की अच्छी समझ है, इसीलिए तुम्हें साथ में मिलकर काम करना होगा। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, अभी भी डायल कैटी को अपने गोद में उठाए हुए था और उसको अभी भी उठाए हुए कहता है पार्टनर अभी भी हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें डायल को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, अपनी फैमिली की फोटो को देख रहा होता है और इस टाइम पर वो वाइड मैन की बात को याद कर रहा होता है जो कि कह रहा होता है जहाँ तुम और तुम्हारी फैमिली रहा करते थे और मैं तुम्हारी सोल को फ्री कर दूंगा। और डायल भी अभी उसी के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार उसकी बातों का मतलब क्या था। और तभी कोई कहता है डायल क्या तुम जग चुके हो और ये क्यों था। और जब डायल उसे देखता है तो वो उससे कहता है आखिरकार तुम कौन हो। और फिर क्यों कहता है मेरा नाम क्यों है, मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ और बस मैं यहाँ पर तुम्हारा डेटा चेक करने के लिए आया था और जब तुम पास आउट हुए थे तब से मैं तुम्हारे बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। और फिर जो डायल होता है वो भी उसमें से देखकर पढ़ने लगता है कि उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और तभी जो क्यों होता है वो कहता है तुम इसे नहीं देख सकते। देन डायल भी कहता है सॉरी। देन दोबारा से क्यों कहता है वैसे कुछ वियर्ड है मुझे चेक करना है। देन उससे कहता है वैसे तुम ईस्ट से हो है ना, और यहाँ पर कहा गया है कि तुमने अपने माता पिता और भाई को सॉरी जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो सेक्रीफाइस हो चुके हैं गॉड के लिए और हमने फाउंड किया है कि जहाँ तुम रहते हो मतलब जहाँ तुम रहा करते थे वहाँ पर तो कोई सेंचुरी प्रेजेंट ही नहीं थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें ईस्टर्न रीजन में दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग चल रहे होते हैं और उन तीनों में से एक कह रहा होता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया और आखिरकार हम लोग यहाँ पर जांच क्यों ही कर रहे हैं और क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई भी सेंचुरी ना हो बट तुम्हारी फैमिली की सोल ले ली गई। देन क्यों कहता है बिकॉज सेंचुरी एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती और उन्होंने उनकी सोल ली क्योंकि वहाँ पर गॉड होंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है जहाँ मेरी फैमिली सेक्रीफाइस हुई थी वहाँ पर गॉड थे, वो एक मिस्टीरियस गॉड था विथ अ ब्लैक हेलो। तभी जो क्यों होता है वो कहता है ओ ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन है, एक गॉड ब्लैक हेलो के साथ और जो वो गॉड था वो सेंचुरी के बाहर देखा गया था। देन कैटी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ और हमें इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये एक अकेला केस है जहाँ पर एक विक्टिम है जिसने सेंचुरी के बाहर गॉड्स को देखा है। और अब हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों लोग आ चुके होते हैं और तभी जो क्यों होता है वो कहता है ये ट्रायल ऑफ डिसेंडेंट है, सही कहा ना। देन कैटी कहती है ये मेरा पहली बार है ट्रायल को देखना और ये बहुत बड़ा है और कुछ गॉड्स डिसेंशन के बाद चले जाते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं अपनी सेंचुरी को, पर यहाँ पर तो कोई सेंचुरी नहीं है इस आकार का एक डिसेंडेंट ट्रायल और ये एक ऐसा गॉड होना चाहिए जिसे हम सभी जानते हो, बट ये गॉड हो कौन सकता है और ऐसा नहीं हो सकता कि वो अकेला हो जो इस डिसेंशन से बच गया हो। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही चीजें स्ट्रेंज हैं। देन डायल कहता है ये बहुत ज्यादा ही वियर्ड है और मुझे उम्मीद थी कि ये एक डिसेंडेंट रिचुअल होगा लेकिन ये ऐसा गॉड नहीं था जो इस तरीके के निशान छोड़े। देन कैटी कहती है तुम ये सब कैसे जानते हो। देन डायल कहता है क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का सेक्रीफाइस दिया गया था, मेरे मॉम, डैड और मेरा भाई। देन क्यों कहता है ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, जो लोग डिसेंशन को देखते हैं उन लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है और मैंने कंफर्म किया है कि ईस्ट में एक डिसेंट था और उसके निशान को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल गॉड होगा और देखने से ऐसा लगता है कि जो गॉड है यहाँ पर उतरे थे, अपीयर हुए थे मिग्रेट होने के लिए। और फिर तभी डायल को डिसेंट देखने के बाद भूलने की प्रॉब्लम होने लगी और अब हमें बस सही रिपोर्ट करना है। देन डायल कहता है नहीं बट मुझे सब कुछ याद है और वैसे ही डायल के कुछ आकर लगता है जो कि डायल के शरीर के आर पार हो जाता है
है और इस समय डायल बेहोश हो चुका होता है। और तभी जो कैटी होती है वो कहती है कौन है, और तभी हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि गन लिए हुए होते हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है मैं तो बस इन्हें डराना चाह रहा था, बट गलती से उसकी गोली लग गई। देन दूसरा आदमी कहता है अब कर भी क्या सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो आदमी अब मर चुका है और अब हमें मरे वाले को यहीं पे छोड़ना होगा। और तभी वो लोग वहां से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग चले जाओ यहाँ से, हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। देन जो कैटी होती है वो कहती है क्या ये बिलीवर्स हैं, और क्यों कहता है अब हम लोग क्या करें। तभी जो कैटी होती है वो कहती है क्या मैं तो पहले से ही ट्रांसफॉर्मेशन ना होने की वजह से परेशान हो चुकी थी। देन जो क्यों होता है वो कहता है बेस ज्यादा दूर नहीं है, बस 20 किलोमीटर दूर है और हम लोग पैदल जा सकते हैं। देन कैटी कहती है तुम्हारा शुक्रिया बट मैं पैदल नहीं जाना चाहती, और अब क्या मुझे ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करनी चाहिए। देन उनमें से एक आदमी कहता है इसके एक्सप्रेशन इतने अलग क्यों लग रहे हैं। देन दूसरा आदमी कहता है शायद मैंने उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर गोली चला दी और शायद इसीलिए वो ऐसे एक्सप्रेशन बना रही है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम जल्दी नहीं आ सकती। देन कैटी तभी उनके पास भागते हुए जाने लगती है। तभी जो कैटी होती है उनके बस के पास पहुंच जाती है और अब बस उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और तभी वो एक को पकड़ लेती है और जो दूसरा आदमी होता है वो गन तानते हुए कहता है उस लड़की से हे रुक जाओ, अगर तुम थोड़ा सा भी मूव करोगे तो मैं गोली चला दूंगा। देन कैटी पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है पार्टनर आखिरकार अब हम लोग इनके साथ क्या करें, और कमांडर ने हमसे कहा था कि हम लोग किसी भी बिलीवर को ना मारे। और हमें दिखाया जाता है जो डायल होता है वो उस आदमी के पीछे आ चुका होता है और कैटी से कहता है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि इन्हें मारना है कि छोड़ना है। और फिर वैसे ही वो आदमी डायल के ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार ये कैसा ही मॉन्स्टर है। और हमें दिखाया जाता है डायल के शरीर में बहुत सारे होल हो चुके होते हैं, पर तब भी वो अभी भी खड़ा होता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है तुम वही हो जो हंट करता है। देन तभी वो आदमी घबराते हुए कहता है ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना प्लीज। और फिर तभी डायल कहता है मैं तुम्हें आखिरकार क्यों छोड़ू। और तभी वो आदमी कहता है मेरी वाइफ और मेरी बच्ची है, मेरी फैमिली है। और ये सुनकर जो डायल होता है वो रुक जाता है और देन वो आदमी रोते हुए कहता है अगर गॉड्स को मैं अगले महीने तक सेक्रीफाइस नहीं देता हूँ तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर वो सेक्रीफाइस की तरह यूज हो जाएगी और तुम नॉन बिलीवर हो राइट, और अगर तुम मुझे छोड़ देते हो जिंदा तो मैं अपने रिलीजन को भी छोड़ दूंगा और तुम मेरे सेवियर बन जाओगे। इतना कहने तक ही एक गोली आती है और उसके माथे से आर पार चली जाती है। देन डायल क्यू से कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो और ये गोली चलाई थी क्यू ने। और फिर जो क्यू होता है वो डायल से कहता है उसकी नेक पे देखो और तुम्हें जो ये नंबर दिख रहे हैं ये वो नंबर्स हैं सेक्रीफाइस के, कि इस आदमी ने कितने सारे सेक्रीफाइस ऑफर किए हैं गॉड्स को और ये अब बहुत ज्यादा ही दूर जा चुका था। और जो ये व्हाइट स्क्वायर मार्क हैं साउथर्न सेंचुरी में प्रीस्ट को दिया जाता है, और जो साउथ में प्रीस्ट होते हैं वो शादी नहीं करते हैं और उनके पास कोई बच्चे भी नहीं होते हैं, और वो इतने समय से तुमसे झूठ बोल रहा था और तुम्हें भी ये बहुत अच्छे से पता है। और ये कह करके वो उस ट्रक का पीछे वाला गेट खोलने लगता है और जब वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो लोग बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। और तभी हमें कैटी को दिखाया जाता है जो कि कहती है हे क्यू ये हमसे कह रहा है कि हम लोग बिलीवर्स को ना मारे। तभी जो क्यू होता है वो कहता है ये एक बिलीवर नहीं है, ये एक प्रीस्ट है और तुम इसको मारना मत, हम लोग इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे और साउथर्न सेंचुरी के बारे में भी जानेंगे, तो इसलिए इसको जिंदा रखना। और जब वो आदमी ये सुनता है कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे तो वो रोते हुए कहता है थैंक यू थैंक यू। और तभी जो क्यू होता है वो कहता है हम लोग इसे बाद को मारेंगे। और फिर तभी उसके होश उड़ जाते हैं ये सुन करके, और फिर वो सभी लोग उस ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं। और जो कैटी और डायल होते हैं वो भी उस बस के अंदर बैठे होते हैं और बस उन नॉन बिलीवर्स को देख रहे होते हैं। तभी कैटी कहती है इन गाइस की फैमिली फाइटिंग कर रही है गॉड से और इनमें से बहुत सारी फैमिली चूज करती है गॉड के अगेंस्ट में लड़ना। और जो हमारे कमांडर थे वो गॉड से अपनी वाइफ को खो चुके थे और जो हाना थी वो अपनी सिस्टर को खो चुकी थी। और तभी जो डायल होता है वो कैटी से कहता है तुमने क्या खोया और क्या तुम भी ये सब कुछ अपनी फैमिली की वजह से कर रही हो। और तभी जो कैटी होती है वो कहती है हाँ मेरा एक बड़ा भाई था और वो था जिसे मैं बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी। और देन हमें उसके भाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका भाई अपनी बहन से कह रहा होता है, मतलब कैटी से कह रहा होता है कैटी अगर हम दोबारा मिलते हैं। और यहीं पे सीन कट हो जाता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैटी बता रही होती है अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मुझे उसको जरूर ही मारना होगा, मेरे भाई को मुझे मारना होगा। और तभी डायल अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या। देन कैटी दोबारा से कहती है हाँ मुझे उसे मारना होगा। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें नॉर्थर्न रीजन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, एक या दो लोग, और वहाँ पर कोई बालू को उठाते हुए कह रहा होता है आखिरी में हम लोग उसे अपीयर होने से नहीं रोक
रोक पाए और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर मैं वार्निंग देता हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर ही फायर होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब सैंड के बिखराव को पहचानो। और फिर तभी उस आदमी के पास कोई आते हुए कहता है, ऑलमाइटी जो ग्रेट ट्रिनिटी है वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्या हम उन पे कैंडल डाल सकते हैं। देन वो आदमी कहता है वो लोग बहुत जल्द ही आ गए। और तभी कोई वहाँ पर कैंडल को जलाने लगता है और फिर उस कैंडल को जलाने के बाद उसके धुएं से वो तीनों गॉड्स वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। और वही आदमी उनसे कहता है, ओ गॉड्स काफी समय हो गया। और फिर उनमें से एक गॉड कहता है, ऑलमाइटी वन क्या तुम अपनी पिलग्रिमेज पर सेफ हो। देन तभी ऑलमाइटी वन कहता है, हाँ मैं जरूर सेफ हूँ क्योंकि गॉड मुझ पर दया कर रहे हैं। देन उनमें से मोटा वाला गॉड कहता है, मुझे तुम्हारी तीर्थ यात्रा की कोई भी परवाह नहीं है और क्या तुम अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं हो और तुम अपनी नेक्स्ट प्रोफेसी कब करने वाले हो, मीन्स भविष्यवाणी कब करने वाले हो। और मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे जस्ट प्रोफेसी के बारे में कांटेक्ट करने के लिए, तो फिर क्या तुम्हारे पास अगली प्रोफेसी है। देन वो ऑलमाइटी वन कहता है, मेरे पास नहीं है और प्रोफेसी के लिए मेन टाइम पर प्रोफेसी को कंप्लीट करने के लिए मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तभी वो तीनों गॉड कहते हैं साथ में, क्या वो प्रोफेसी वैसी है जैसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था। और फिर तभी छोटा गॉड कहता है, ऑलमाइटी वन तुमने कुछ और प्रॉमिस किया था, तुमने वादा किया था कि जो प्रोफेसीज होंगे वो नेक्स्ट गॉड के डिसेंट तक। और ये कहकर वो गॉड रुक जाता है और तभी जो ऑलमाइटी वन होता है वो कहता है, तुम लोग पहले थे जिन्होंने प्रॉमिस को ब्रेक किया और तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर किया और तुम लोगों ने अपनी सेंट्रल श्राइन की फोर्सेस को मूव कर दिया। और ऑफ कोर्स मैं भी समझ सकता हूँ कि आप लोग डरे हुए हो और जो वो सच्चे गॉड का अवतरण होगा वो सभी गॉड से सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा, सर्वशक्तिमान होगा। और वास्तविकता ये है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते है ना, क्योंकि तुम लोग वो हो जो कि एक कुएं में फंसे हुए हैं जो कि है सेंचुरी, बट वो एक रियल गॉड होगा। और ये सुनकर जो मोटा वाला गॉड होता है वो गुस्सा हो जाता है। और फिर तभी जो ऑलमाइटी होता है वो कहता है, एक चीज और, तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, जो वो एक ट्रू गॉड है अब वो एक उत्तराधिकारी के तलाश में है, मतलब वो अपने सक्सेसर की तलाश में है। और इस अर्थ में से किसी एक गॉड को उस एक ट्रू गॉड की पावर मिलेंगी और उस वन ट्रू गॉड के उत्तराधिकारी के लिए जो फाइनल इंग्रेडिएंट है तुम्हें उसे अपने आप ढूंढना होगा। जो प्रोफेसी है वो ओवर हो चुकी है और अब मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। और मेरा प्रिडिक्शन ये है कि जो उस वन ट्रू गॉड की पावर होगी तुम तीनों में से किसी एक को रिसीव होगी, द पावर ऑफ द वन ट्रू गॉड। और प्लीज एविल को डिफीट करो गुड से और फिर शायद जो पावर और ग्लोरी होगी वो हमेशा हमेशा के लिए शायद आपकी हो जाए। और फिर तभी जो वो माइटी वन होता है उस कैंडल को बुझा देता है और देन कहता है, जो प्रोफेसी है वो कंक्लूड हो चुकी है, जो ये तीनों गॉड हैं वो सेपरेट होने वाले हैं बहुत जल्द ही। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।